हेलो करिश्मा मैडम। हेलो जी सर। जी, सुधीर जी अगर अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो नेक्स्ट मैडम फिर कार्यक्रम की शुरुआत करवाएं। जी सर। संबोधन आइकोसिया वाइस प्रेसिडेंट कैलाश जी अग्रवाल का संबोधन। प्लीज मैडम कंटिन्यू। जी सर। अपने एमडी साहब सीसीआई के ज्वाइन हो चुके हैं अपने को? हाँ, नहीं अभी शायद नहीं हुए हैं। तो उनको ज्वाइन मतलब उन्हें पता चलेगा ना, हम उनके साथ भी अपनी समस्या डिस्कशन करना चाह रहे हैं। सर से मेरी बात हुई है। हाँ सर से मेरी बात हुई है। सर जल्द से जल्द सर ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन होने पर करें तो ज्यादा बेटर होगा, और उस समय हमें सर से हम अपने आपस के व्यापार की बात करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हाँ मेन आज का जो मकसद है सीसीआई के साथ में अपना इंटरेक्शन, यही मेन मकसद है, और अभी तक अपनों को अपनी बात पहुंचानी है, तो वो होना बहुत जरूरी है। ओके। पीकेश जी, क्या हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं? हाँ मैडम। ओके। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी एकोशिया के वाइस प्रेसिडेंट श्री कैलाश जी अग्रवाल जी से कि आप अपना संबोधन पेश करें प्लीज। मैं कैलाश अग्रवाल दुलिया सिंह मधुपुर प्रोडक्ट से आप सबका स्वागत करता हूँ। विशेष तौर पर सुधीर जी, जिन्होंने आगे आके अपना काफी बहुमूल्य समय देकर इस एसोसिएशन का संगठन मजबूत किया, और उन्होंने आगे आके संगठन इस एसोसिएशन की स्थापना करी, और उनके सपोर्ट में पीके जी, संजय जी अग्रवाल नंदुबार एवं सभी ऑयल मिल वालों ने अलग अलग प्रांतों से, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र से उनको सपोर्ट किया, और उन्होंने इस विश्वास को बहुत आगे। आज सीसीआई के दर तक जाकर अपनी समस्या हम पहुंचाते हैं, इसका श्रेय भी सुधीर जी, पीके जी और संजय जी को जाता है। अभी जब तक सीसीआई के एमडी साहब, अग्रवाल साहब जब तक ज्वाइन नहीं होते, तब तक हम अपने ऑयल मिल की आपस में चर्चा करते हैं। आप सब जानते हैं कि ऑयल मिल ये एक ऐसा व्यापार है जो देश के विकास में, देश की प्रगति में काफी अहम रोल निभाता है, क्योंकि लगभग सर ज्वाइन हो सभी गए सर? हाँ जी, कितने देर में आ रहे हैं सर? और सर भी आ रहे हैं ना? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस कैलाश जी, आप प्लीज कंटिन्यू कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री का देश के विकास में काफी अहम रोल है। जैसे कि लगभग सभी ऑयल मिल ऐसा स्टेटस में है लघु उद्योग में, और लघु उद्योग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रोजगार देती है। हमारे देश के विकास में किसानों का अहम रोल माना जाता है। कपास ये किसान का एक मुख्य उत्पाद है, जो सीसीआई के मार्फत किसानों को उचित दाम देते हैं, और बाय वॉल्यूम बेस्ड 63 to 64% माल की खरीदी हम सर्किट के रूप में करते हैं।
जिसे कॉटन सीड भी कहते हैं। उसी तरह किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए किसान दूध पालन का व्यापार करता है। अंकल, हमारे बीच में सीएमडी श्री पीके अग्रवाल जी, चेयरमैन सीसीआई, ज्वाइन हो चुके हैं। उनका इस कार्यक्रम में आइकोसिया की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम है सर आपका। या व्यतिरिक्त कुठलाही पर्याय शिल्लक या राज्य शासनाने व जिल्हा प्रशासनाने घेतलेला नाही। आज याच गोष्टीचा निषेध म्हणून मी माझ्या 5 एकर क्षेत्रावरील सोयाबीनचे पीक जे बिगारी करून ठेवलेले आहे त्याला चालून मी राज्य शासनाचा निषेध करत आहोत। मैडम, ये वॉल्यूम कहाँ से आ रहा है? राज्य शासनाने घ्यावी। नाशिक जिल्ह्यातील रिसोडमध्ये शेतकऱ्याच्या सोयाबीनच्या सुडांना आई विल रिक्वेस्ट करिश्मा, अब अगर किसी का भी अगर माइक अनम्यूट रहता है, यू कैन जस्ट रिमूव हिम फ्रॉम दिस वेबिनार। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं अगेन लास्ट टाइम कि अगर किसी का भी माइक अनम्यूट रहता है विदाउट अगर कोई टॉक पे, एक बार अगर आप ये वेबिनार से निकलते हैं तो वापस आप ज्वाइन नहीं। करिश्मा प्लीज मेक श्योर अगर किसी का भी माइक अदर देन स्पीकर अगर ऑन रहता है तो प्लीज आप उनको रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू। ओके मैडम प्लीज आप जी देखो मैडम, सर ज्वाइन हुए नहीं है, पीके अग्रवाल सर। जी हाँ, प्रदीप कुमार अग्रवाल जी ज्वाइन हो चुके हैं। हाँ मैडम, हम तहे दिल से स्वागत करते हैं प्रदीप कुमार अग्रवाल जी, जो सीएमडी चेयरमैन है सीसीआई के। सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज संबोधन कीजिए हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ। हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। बंद करना उन्होंने किया है। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर, आपकी आवाज आ रही है सर। इसके पानीग्रे बोल रहा हूँ, चीफ जनरल मैनेजर मार्केटिंग। अग्रवाल साहब थोड़ा दूसरा मीटिंग में व्यस्त है मिनिस्ट्री के साथ, तो जैसे फ्री हो जाएंगे आ जाएंगे, 20 में ज्वाइन करेंगे वो। हेलो, आवाज आ रहे हैं? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल आ रही है सर। पीके अग्रवाल साहब दूसरा मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग में व्यस्त है अभी, तो अभी जैसे फ्री हो जाएंगे 20 में ज्वाइन करेंगे वो। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मीटिंग चालू किया जाए, मीटिंग के 20 में कभी भी जैसे मौका मिलेगा वो आ जाएंगे वो। तो हमारे बीच आज सीसीआई की तरफ से वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान मैं पानीग्रे साहब, अतुल जी काला साहब, दोनों है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के इस वेबिनार में आइकोसिया की ओर से। आज के वेबिनार का जैसा पर्पस है कि ऑयल मिल और सीसीआई से एक लॉन्ग हेल्दी रिलेशनशिप पूरे साल भर चलती है। कॉटन सीड बाइंग के अंदर हम लोगों को कुछ समस्याएं भी आती है, जो हम आपको जब भी हमारी समस्या रेस करते हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि सीसीआई उसको एक्सेप्ट करके उसके ऊपर बहुत उचित सॉल्यूशन हमको देती है। उसी तरह हमारे सारे एसोसिएशन की तरफ से डिमांड थी कि एक सीसीआई की तरफ से एक जॉइंट वेबिनार का आयोजन किया जाए, ताकि छोटे छोटे जो एरिया है वहाँ की कुछ डिफिकल्टीज है जो सीसीआई के नॉलेज में आना बहुत जरूरी है। उसी उद्देश्य से आज हमने इस वेबिनार का आयोजन किया है, और इस वेबिनार के मार्फत हम आपके सामने आज हमारी कुछ अहम समस्याएं प्रकट करने जा रहे हैं। उसकी उम्मीद है कि आप उनका एक उचित हल हमको देंगे। इसी उम्मीद के साथ में आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। धन्यवाद सर। ठीक है, डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम है बता दीजिएगा, जितना हम हल कर सकते हैं वो हल करेंगे, जरूर जरूर सॉल्यूशन निकालेंगे उसका। आइकोसिया की तरफ से ऑल इंडिया कॉटन सीड ऑयल इंडस्ट्रीज वाइस प्रेसिडेंट कैलाश दुलिया प्राइवेट लिमिटेड के ओनर, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि एक ऑल इंडिया कॉटन एसोसिएशन की तरफ से संबोधन देवे एवं अपनी समस्या का यहाँ पर प्रस्तुत करें। धन्यवाद। कैलाश अंकल कृपया कंटिन्यू करें। आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, इस वेबिनार को ज्वाइन करने वाले सीसीआई के सभी मान्यवर एवं हमारे ऑयल मिल के सदस्य, इन सबका मैं हमारे एसोसिएशन की तरफ से तथा
कैलाश अग्रवाल सी मधुपुर प्रोडक्ट की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारा व्यापार जब सीसीआई आती है तो काफी आसान हो जाता है। ऑयल मिल एसोसिएशन या ऑयल मिल इंडस्ट्री ये देश के विकास में एक अहम रोल निभाती है, क्योंकि यह इंडस्ट्री जो है कि हर सिटी के, हर स्टेट के ग्रामीण भाग तक फैली हुई है। छोटे से छोटे कस्बों में भी ये इंडस्ट्री चल रही है। हर 10 से 15 किलोमीटर के अंतर पर इस छोटी मोटी हर इंडस्ट्री है जो कॉटन सीड का प्रोसेसिंग करती है। यहाँ की सेंटर्स है उनसे कॉटन सीड परचेस करती है। इस इंडस्ट्री का अहम रोल ऐसे है कि यह इंडस्ट्री अपने खुद के पैरों पर अपने परिवार के संसाधनों के साथ में खड़ी की जाती है। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का या किसी का भी बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं रहते हुए अपने बलबूते पर अपनी समस्या का निवारण करते हुए इंडस्ट्री चलती है। यह इंडस्ट्री ग्रामीण भाग में विकास के साथ में किसानों के काफी करीब है। किसानों का जो मुख्य उत्पाद है कपास, इन्हें उचित दाम देने के लिए गवर्नमेंट ने, शासन ने सीसीआई की स्थापना की है और उसमें सीसीआई का रोल किसानों को उनके उचित दाम देने के लिए बहुत अहम रोल है। उसी तरह ऑयल मिल्स कपास का लगभग 64% भाग सीसीआई से लेती है और सीसीआई और ऑयल मिल साथ में किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सिर्फ किसानों से उनका उपज कपास की कॉटन सीड नहीं लेती है, तो किसान अपने आर्थिक प्रगति के लिए, आर्थिक रोजगार के लिए पशुपालन का काम करते हैं, गाय भैंसों का दूध का व्यवसाय करते हैं। तो दूध के व्यापार के अंदर या दूध पशुपालन के लिए कॉटन सीड के लिए इम्पोर्टेंस रोल रहती है, जिससे उनका दूध का उत्पादन भी बढ़ता है, फैट भी बढ़ता है और उनके दरवाजों तक ग्रामीण भाग में हम उन्हें कॉटन सीड केक के रूप में उनके पशुओं के लिए एक आहार भी उपस्थित कर देते हैं। उसी तरह जीएसटी और अन्य साधनों के साथ में भी हम देश के विकास में सहयोग देते हैं। ऑयल मिल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो प्रति 1 लाख रुपए या प्रति 1 रुपए के पीछे ज्यादा रोजगार, ज्यादा रेवेन्यू और किसानों के काफी करीब आती है। इसलिए भी ये इंडस्ट्री देश के विकास में अपना अहम रोल निभाती है। इस इंडस्ट्री को समय समय पर जिस तरह किसानों को बारिश का, मौसम का, कुदरत का मार झेलना पड़ता है, उसी तरह किसान अगर अपनी उपज सही ढंग से नहीं कर पाती है तो इस इंडस्ट्री पे भी असर होता है। इसके अलावा एनसीडी जैसे मंच है जिसमें काफी तेजी मंदी होती है और उसकी मार भी काफी बार हमारी इंडस्ट्री को बैठती है और ये इंडस्ट्री ऑलरेडी पहले से हाई टर्नओवर लो मार्जिन है और उसमें अगर तेजी मंदी की मार बैठती है तो इस इंडस्ट्री के इस परिवार को काफी नुकसान होता है। ऐसे में हम सीसीआई के सामने अपनी समस्या प्रस्तुत करते हुए कहेंगे कि कृपया हमारी जो समस्या है उस पर आप ध्यान देंगे तो ये इंडस्ट्री देश के विकास में अपना अच्छा रोल पूरा करने जाएगी। तो सबसे पहले मैं सीसीआई के साथ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देश में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म किया है कि हम अपनी जब मिल की कच्चे माल की खरीदी 1 घंटे के अंदर कर लेते हैं और बाकी समय हम अपना व्यवसाय करते हैं। जब हमें मार्केट में अपॉर्चुनिटी रहती है तो वॉल्यूम खरीदी करने के लिए सीसीआई का बहुत अच्छा मार्केट समय अवेलेबल हो जाता है और हमें बड़ी क्वांटिटी में माल खरीदी करने का अवसर भी प्राप्त होता है। ये इंडस्ट्री कम संसाधनों के साथ में नगद में माल खरीदी करती है और उधार में माल बेचती है। रिकवरी कभी कभी अप डाउन, कभी ज्यादा होती है, कभी कम जाती है, उसकी भी मार बैठती है, मौसम की भी मार बैठती है। मार्केट में जो प्लेयर्स गेम करते हैं एनसीडीएक्स के द्वारा, उसका भी मार इस इंडस्ट्री को बैठता है और इस सब में से मार्ग निकालते हुए स्थानिक लोगों को भी रोजगार देती है और घर के खुद के सदस्यों को भी रोजगार देती है और देश के विकास में भी अहम रोल निभाती है। मैं आज सीसीआई के साथ के सामने कुछ हमारे ऑयल मिल वाले ऑयल मिल प्रतिनिधियों की, जिन्होंने फोन करके पीकेजी को और मुझे उनकी समस्या बताई है, मैं आपके सामने ये समस्या रखता हूँ। तो सबसे पहले तो कुछ प्रॉब्लम ऐसे आ गए कि गवर्नमेंट के कानून में कुछ बदलाव आए हुए 1 नवंबर से, तो उस कानून के बाबत में भी सीसीआई किस ढंग से रोल करेगी वो मैं पहले बताता हूँ। कि जैसे एक समस्या में पिछले साल आती थी ई-वे बिल की। ई-वे बिल के अंदर ऐसा होता कि दिन में जिन के ऊपर के मजदूर किसानों की कपास खाली करते थे और रात में देर तक हमारे कॉटन सीड की गाड़ियां लोड करते थे और रात को देर तक कॉटन सीड की गाड़ियां लोड होने के बाद में
उसके ई-वे बनाने के लिए ना तो हमारे ऑफिस में कोई रहता था और ई-वे बिल बन नहीं पाते थे, या ई-वे बिल के लिए रात को देर तक ऑफिस में हमारे स्टाफ को रुकना पड़ता था। तो इसलिए, और ई-वे बिल अगर नहीं रहा और रास्ते में ट्रक पकड़ी जाए तो उसकी भी समस्या आती थी। अभी कुछ कानून ऐसे हुए हैं जैसे कि 50 लाख रुपए के ऊपर जिसको इनका सेल होगा उसको 0.075% से टीसीएस सीसीआई को हमारे से कलेक्ट करना होगा। तो ये 0.075 टीसीएस जो हमको सीसीआई को देने का है, तो इसका मैकेनिज्म सीसीआई के पास में क्या है। दूसरा, जिसका सेल्स 500 करोड़ के ऊपर है, मतलब सीसीआई का सेल्स तो ऑब्वियसली 500 करोड़ रुपए के ऊपर जाने वाला है, तो इनको कानूनी 1 अक्टूबर से ऑलरेडी ई इनवॉइसिंग बनाना शासन ने कंपल्सरी किया है। तो ये दो का तो पालन वो करेंगे, तो इनके साथ में उनके मैकेनिज्म में ऐसी सिस्टम जुड़ जाए कि जिस समय वो ई इनवॉइसिंग जनरेट करेंगे तो ई वे बिल भी अपने आप ही जनरेट हो जाए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ऑयल मिल वालों के लिए काफी समस्या इससे दूर हो जाएगी। तो हम उनसे अनुरोध कर दिए कि एक कानून का रिस्पेक्ट भी हो जाएगा और कोई कानूनी समस्या भी नहीं आएगी। हम उनसे अनुरोध कर दिया है कि टीसीएस के साथ में ई इनवॉइसिंग के साथ में ई वे बिल जनरेशन सीसीआई लोडिंग के टाइम को जैसे ट्रक लोड हो जाती है वैसा ई वे का जनरेशन करे। तो ऐसा एक निवेदन सीसीआई से मैं ऑयल मिल एसोसिएशन के तरफ से करता हूँ। दूसरा, सीसीआई को धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूँ कि हमारी मांग या हमारी समस्या जानकर उन्होंने इस साल जैसे फेडरेशन करती थी ऑप्शन जी वाइज स्टार्ट किया है, जिससे हमारी जो क्वालिटी की कई शिकायतें थी काफी हद तक कम हो जाएगी। हम एमडी साहब को, अग्रवाल साहब को एवं हमारे एसोसिएशन के वरिष्ठ लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने सीसीआई तक हमारी समस्या पहुंचे और जी वाइज ऑप्शन स्टार्ट किया। सबसे बड़ी हमारी जो क्वालिटी की समस्या आती है 95% तक तो कोई समस्या नहीं आती, व्यापार स्मूथ चलता है, लेकिन कई जगह क्वालिटी की जो समस्या आती है उसका मुख्य रूप से कारण ऐसा रहता है कि जहां जीन और ऑयल मिल कॉमन इंडस्ट्री है वहां पे हमें समस्या ज्यादा आती है। वहां पे समस्या इसलिए भी ज्यादा आती है कि जीन वाला नेचुरली कोई भी हो वो अपनी जीन का माल लेना पसंद करेगा, तो कंपटीशन में उचित दाम देके खरीदी करने का उसको अधिकार है, वो खरीदी करे, उसकी हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन काफी बार जहां जीन में उसी जीन मार्क की ऑयल मिल है उस वक्त हमें डिलीवरी के लिए काफी टॉर्चर किया जाता है। कई बार हमारे पेमेंट होने के बावजूद भी 8-8 दिन तक गाड़ियां लोडिंग करी जाती है, मजदूर नहीं है या गलत क्वालिटी दी जाती है। सेकंड प्रॉब्लम क्वालिटी का इश्यू वहां भी आता है जहां जीन वाला खुद भी जीनिंग करता है, खुद की ओन भी जीनिंग का व्यापार करता है और सीसीआई का भी करता है। काफी बार अनुभव ऐसे आए हुए जीनिंग का खुद का लो क्वालिटी का माल हमें दिया जाता है और सीसीआई का उचित क्वालिटी का माल हमें नहीं मिलता है। तीसरा एक ऐसा है कि सीसीआई जब कॉन्टेक्ट करती है तो जो जिलों में कपास के लिए भी शेड है और कॉटन सीड के लिए शेड है, ऐसी जिनी का प्रेफरेंस करे तो वो भी काफी समय तक समस्या दूर हो सकती है। और इसके अलावा तीसरा हमारा उनसे निवेदन ऐसा है कि कोई एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करे कि जब जब हमें कोई क्वालिटी का इश्यू आवे तो एक समय के अनुसार उसका समाधान हो, ताकि जो ग्रेडर या जो जीन वाला सीसीआई का काम करता है उसके ऊपर भी कोई छोटा मोटा दर्पण रहे कि वो ऑयल मिलों वालों से गलत व्यवहार नहीं कर सके। ऑलरेडी मैंने आपको जैसे पहले बताया हाई टर्नओवर, नो मार्जिन और दूसरी समस्याओं के साथ में जब हम व्यापार करते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें भी हमको काफी मायने रखती है। तो मेरा ये निवेदन है कि जब जब इस क्वालिटीज के इश्यूज आते हैं तब तक उसको एक प्लेटफॉर्म पे मैकेनिज्म सीसीआई में अवेलेबल करा दिए जिसके जरिए हमें उचित प्लेटफॉर्म मिले अपनी समस्या मानने का। ये भी मालूम पड़ेगा कि कोई ऑयल मिल वाला गलत शिकायत भी नहीं करे और उसकी सही शिकायत को सीसीआई की तरफ से उचित रिस्पेक्ट मिले। कॉटन सीड कभी कभी बेमौसम बारिश होने की वजह से या किसी वजह से जिसकी पिछले साल हुआ कि कपास सबकी काफी हद तक खराब हो जाती है, तो में कॉटन सीड माली है उसकी क्वालिटी की गुणवत्ता के हिसाब से वो माल बिकता भी है, उसके दाम भी मिलते हैं। ऐसे समय पे क्वालिटी का नुकसानी का भार हमारे जीन वालों पे नहीं डालते हुए उसको रेंज डैमेज उसकी गुणवत्ता के हिसाब से अलग से ऑप्शन बुलाकर उसके माल का निचान करना चाहिए। जैसे पिछले साल तक 100% रिटेल माल
जबकि उसकी ऑप्शन शीट में एक ग्रेड का माल था, उचित माल था। उस माल के हिसाब से ऑप्शन करने के बावजूद भी समय पे पेमेंट करके समय पे डिलीवरी लेने के बाद में भी हमें 100% डैमेज माल की डिलीवरी, जो कि लगभग 400 से 500 रुपए क्विंटल का फर्क था। तो ऐसे समय पे ग्रेडर, जीन वाले या सीसीआई उस ऑप्शन को कैंसिल करके उसकी गुणवत्ता के हिसाब से उस ऑप्शन को कॉल कर सकते हैं। हमारी सिंपल एक छोटी सी डिमांड ऐसी है कि ऑप्शन करते वक्त ऑप्शन शीट के अंदर जो क्वालिटी स्पेसिफाई की जाती है उस क्वालिटी का माल हमें मिले। छोटी मोटी शिकायत, छोटे मोटे क्वालिटी डिफरेंस के लिए कोई भी ऑयल मिल्स वाला कोई भी कंप्लेंट रेज करता नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है, बिजनेस बड़ा है, आगे बढ़ता है, व्यापार करते जाता है। लेकिन जब इतनी ज्यादा क्वालिटी का डिफरेंस आता है, मैंने खुद ने इस साल कुछ सेंटर के हिसाब से 400 से 500 रुपए क्विंटल के डिफरेंस का माल हमने लिया हुआ है और चुप है और नुकसान नहीं है। उसमें का कई माल तो हमको किसानों को खाद के रूप में फ्री भी देना पड़ा है। जब इस टाइप का इतना डिफरेंस आता है तो ग्रेडर भी कोई कोऑपरेशन करता नहीं है, जिनस भी कोई कोऑपरेशन नहीं करता है, और सीसीआई इस वक्त हमारी उचित सुनवाई करके इस नुकसान से हमें बचावे, ऐसी हमारी एक उचित उनसे डिमांड है। तो सभी ऑयल मिल वालों की तरफ से मैंने ये समस्या आपके सामने प्रदान करी। हम आपको फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशन, अभिनंदन इसलिए करते हैं कि समस्त भारत में सीसीआई ई ऑप्शन के जरिए कम समय में ऑयल मिल वालों का भी कम समय लगती, उनका भी माल बिकता है और हमें अपॉर्चुनिटी के हिसाब से माल भी लिया जाता है। इन छोटी मोटी हमारी समस्याओं का निवारण करेंगे, उचित मैकेनिज्म करेंगे, उचित प्लेटफॉर्म देंगे, ये व्यापार की मिठास रहेंगी, ऑयल मिल की भी प्रगति होगी, किसान की भी प्रगति होगी, और हम रेवेन्यू के रूप में गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू देंगे, और सबका साथ सबका विकास जो हमारे मोदी जी का के साथ धोरण है उसके साथ में हम मिलकर काम करेंगे। मैं फिर से पीके जी अग्रवाल जी, संजय जी अग्रवाल जी, हम हमारे सूर्य जी तथा अग्रवाल साहब सीसीआई के, जिन्होंने आज हमारी बात सुनने के लिए अवसर दिया, मैं सबको बहुत शुक्रिया धन्यवाद देता हूँ, और बाकी मेरे ऑयल मिल के सदस्यों को उनकी बात करने का मैं अवसर देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश अंकल जी। कैलाश जी अग्रवाल जो ऑल इंडिया ऑयल मिल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने बहुत ही सुचारू रूप से अपनी सारी समस्या सीसीआई के अधिकारियों के सामने पेश की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका सीसीआई की ओर से बहुत उचित हल हमें मिलेगा। इसके बाद हमारी एक समस्या हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं राजेश जी चौधरी, जो नरवाना राजस्थान से। राजेश जी का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि कृपया अपनी समस्या यहाँ पर पेश करें। श्री राजेश जी चौधरी। नमस्कार। इस वेबिनार में सर्वप्रथम मैं ऑल इंडिया कॉटन सीड ऑयल एसोसिएशन और नॉर्दर्न इंडिया कॉटन सीड ऑयल एसोसिएशन के सभी सदस्यों की तरफ से सीएमडी साहब और सीसीआई के सभी ऑफिसर्स का इस्तेमाल करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने सीसीआई कॉटन सीड ऑक्शन में जिनस का नाम रखने के प्रस्ताव को जो मंजूरी दी है, उसके लिए हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सीसीआई सीड ऑक्शन के उपरांत ऑयल मिलर्स को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं सभी ऑफिसर्स का ध्यान इस समस्याओं की ओर कराना चाहूंगा ताकि वो उसका समाधान कर पाए। सर्वप्रथम मैं मजदूरी से संबंधित जो समस्या है उसकी चर्चा करना चाहूंगा। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, उसमें बिनोला भरने से ट्रक लोड करने की मजदूरी की जो दर है वो 7 से 15 रुपए प्रति क्विंटल है और हमारी 2530 रुपए प्रति टन है, जबकि साउथ में यही दर 20 रुपए से 50 रुपए तक है और हमारी 80 से 100 रुपए टन है। मैं गुजारिश करूंगा कि नॉर्थ की भांति साउथ में भी रीजनेबल दरें निर्धारित करवाई जाएं ताकि बायर को अननेसेसरी हैरेसमेंट का सामना ना करना पड़े, क्योंकि नॉर्थ का मिलर साउथ में जाकर के परचेज नहीं कर सकता, ना उनको लेबर को सेटल कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो हमारे ऑफिसर्स को टेकअप करना चाहिए और डीलर्स से सेटल डाउन करवाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, सीसीआई अगर कॉटन सीड ऑक्शन कपास फॉर्म में करती है तो मेरी गुजारिश है कि बायर्स को सेंटर इंचार्ज द्वारा डिलीवरी शेड्यूल जरूर बताया जाए ताकि उस शेड्यूल के मुताबिक डिलीवरी वो सुनिश्चित कर सके और अपना व्यापार सुचारू रूप से चला सके। नंबर 3, अगर कॉटन सीड खरीदने के उपरांत कोई क्वालिटी प्रॉब्लम आती है तो ऐसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की व्यवस्था की जाए जो बायर की कंप्लेंट को विद इन 5 to 7 days सॉल्व कर सके
और ऐसा करने के लिए नियुक्त ऑफिसर की जवाबदेही भी निर्धारित की जानी चाहिए। और नए कॉटन सीड में कॉटन सीड की जो प्रॉब्लम आती है, मिक्सिंग की जो प्रॉब्लम आती है, उसको तो विद इन 2 डेज उन्हें सोल्व करने के लिए कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि लॉरी ज्यादा टाइम तक खड़ी नहीं रह सकती। नंबर 4, सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसएमई यूनिट्स के लिए बहुत इंसेंटिव्स दे रही है, क्योंकि कोरोना काल से अभी तक भी हमारी ऑयल मशीनरी इंडस्ट्री उभर नहीं पाई है। मेरा जनाब से निवेदन मैं करना चाहूंगा कि इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए हालात के मद्देनजर वो कॉटन सीड परचेज में कैश डिस्काउंट की व्यवस्था करे, नंबर 1। नंबर 2, बल्क परचेज डिस्काउंट के अंदर कॉटन सीड में, जैसे कॉटन की सेल में होता है, उस तरह कॉटन सीड में भी बल्क डिस्काउंट का एक प्रस्ताव जारी उनकी तरफ से किया जाना चाहिए, ताकि ऑयल मिलर को जो इस बुरे दौर से गुजर रहे हैं एक फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। और नंबर 5, मैं सीएमडी साहब का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को दिलाना चाहूंगा कि कॉटन सीड की अच्छी क्वालिटी जो है वो सेंट्रल इंचार्ज द्वारा खरीदी गई अच्छी कपास का दर्पण होती है, मिरर है। क्योंकि प्रोसेसिंग के समय अगर कपास में मॉइस्चर ज्यादा है तो कॉटन के साथ साथ कंपैरेटिवली कॉटन सीड में मॉइस्चर ज्यादा आता है। अगर कई स्टेशन पर ये देखा जा रहा है कि सेंट्रल इंचार्ज प्रिस्क्राइब प्रोक्यूरमेंट में जो उनके पैरामीटर्स हैं उससे ज्यादा मॉइस्चर का माल लेते हैं, ऐसी सिचुएशन में कॉटन सीड बायर को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और उस मॉइस्चर को अगर ज्यादा था, जैसे कपास में अब डिसाइड किया गया कि अगर 12% मॉइस्चर का मान दिया जाएगा, उससे अगर ज्यादा मॉइस्चर होगा तो एक उसको कट लगाया जाएगा। इसी तरह अगर मॉइस्चर की रेशो फिक्स की जाए, अगर उससे ज्यादा मॉइस्चर आता है तो सीसीआई को भी अपने बायर्स को वो उसका डिस्काउंट दिया जाना चाहिए। और ये बहुत ही इसके अंदर सेंट्रल इंचार्ज की जवाबदेही भी बहुत जरूरी है। तो ऐसा मेरा जनाब से निवेदन है कि जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं उनको ध्यानपूर्वक ध्यान से समझते हुए और ऑयल मिलर्स को इसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी करवाया जाए। ये मैं सुधीर जी से भी और पीकेश अग्रवाल जी से भी कहूंगा, सब नोट करके और अर्जेंट में उनसे इसका सोल्यूशन निकलवाया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी चौधरी जी का। आपने काफी अच्छा संबोधन दिया और जो सुझाव है वो भी हम चाहेंगे कि सीसीआई से सॉल्व की जाए। अब हम निवेदन देंगे श्री आदित्य जी वाजोरिया जी पाचोरा। आप प्लीज जो भी ग्रीवेंसेस है आप प्लीज वो एड्रेस कीजिए। नमस्कार सुधीर जी, नमस्कार सीएमडी सर, नमस्कार सभी को। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी सर, जी हाँ, सर। आ रही है अंकल। हाँ जी, मेरा सीसीआई से और सभी एसोसिएशन से और यह निवेदन है कि मैं बरसों से जलगांव ऑयल मिल एसोसिएशन की तरफ से 5-7 साल पहले भी कई मेल लिख के सीसीआई को आवेदन कर चुका हूं कि कॉटन सीड जो कि हमारा बेसिक रॉ मटेरियल है और जो कॉटन का जो रॉ कॉटन है उसका 65% कंटेंट है अराउंड, उसकी सीसीआई जो सेल करती है एज इज वेयर इज बेसिस बोल के, ये अब भी इमीडिएट उससे बंद करे, क्योंकि एज इज वेयर इज बेसिस जो है ये टर्म स्क्रैप के लिए यूज होता है। मैं अपने एसोसिएशन के ग्रुप में भी इस बारे में कई बार कह चुका हूं और जो है सीसीआई से भी, सीसीआई के पास अगर मेरा 7-8 साल पुराने मेल्स होंगे, मेरे पास है रिकॉर्ड के अंदर, उन्हें ये बता चुका हूं कि आप प्लीज करके एज इज वेयर इज बेसिस पे सेल ना करें। दूसरा, कॉटन सीड सेल का जो है महाराष्ट्र कॉटन फेडरेशन ने काफी बरसों से स्टडी करके जो सेलिंग मैकेनिज्म बनाया है, उसके ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस है ये इम्प्रोवाइजेशन है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई सीसीआई को, और कॉटन फेडरेशन भी जो अभी इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज से कर रहा है, C1 से ऑक्शन कर रहा है। लेकिन जो फेडरेशन के प्लस पॉइंट्स थे वो भी सीसीआई ने कंसिडर करना चाहिए, जैसे कि कॉटन सीड के अंदर एक डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम था। जैसे कि अगर कॉटन सीड का क्वालिटी अगर हल्का आता है तो फेडरेशन के अंदर जो है उसके अंदर 7 दिन के अंदर जो है वो डिस्प्यूट डाल सकते थे,
जो टोटल अमाउंट है उसका 10% डिस्प्यूट फी भर के आप डिस्प्यूट डाल सकते थे। और वो मैकेनिज्म का स्टडी सीसीआई ने करके जहां जहां पे भी अगर किसी बायर को प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर जो है उन्होंने डिस्प्यूट डालने की सुविधा रखनी चाहिए, ताकि बायर जो है वो डिस्प्यूट डाल के वो क्वालिटी का डिस्प्यूट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होके, जिसमें सीसीआई के ऑफिसर, लोकल जिनर, लोकल सीसीआई के जो ग्रेडर हैं और तथा इंडस्ट्री का लोकल एक रिप्रेजेंटेटिव, ये सब मिलकर हीटेड सर्की के बारे में, आप भले ही चाहे मॉइस्चर के बारे में, डिस्प्यूट के बारे में आप ये बोले कि भाई मॉइस्चर कैलकुलेशन प्लस माइनस होता है मॉइस्चर मीटर से, या फिर ये होता है कि भाई ग्रेडिंग जो है वो 29 काउंट 30 काउंट का जो है वो सब चीज छोड़ दीजिए। लेकिन कॉटन सीड सेल में हीटेड फीड के लिए डिस्प्यूट डालना का जो मैकेनिज्म है वो सीसीआई को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा सीसीआई से ये निवेदन है, आप कुछ भी करके जो है ये हीटेड सीड के लिए जो डिस्प्यूट मैकेनिज्म है उसको आप लाइए, और जो है मेहरबानी करके आप जो है कॉटन सीड सेल को जो है अंडर कंडीशन सेल करें, नॉन हीटेड सीड बोल के सेल करें, और एज इज वेयर इज बेसिस जो कंडीशन है वो कृपया करके निकाल दीजिए, क्योंकि ये हमारा बेसिक रॉ मटेरियल है। और हमें ऐसा लगता है कि हम इतना पैसा एडवांस पेमेंट देके कोई स्क्रैप तो नहीं परचेस कर रहे, तो इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये कंडीशन निकालिए और इस बात पे आप गौर कीजिए, तथा हमारी इन समस्याओं को जो है वो आप जल्दी से जल्दी सुलझाएं। और जिस तरह आपने जो हमारी पुरानी समस्या थी कि जीन वाइज ऑक्शन नहीं होता था, इसको आपने जो है मान लिया है जीन वाइज ऑक्शन करना, ये भी आपने बहुत बड़ी हेल्प की है। इसी तरह हमारी ऑयल मिलर्स की समस्याएं सुन के हमारे प्रॉब्लम्स आप वन बाय वन सॉल्व कीजिए, तो हमें भी आपके साथ बिजनेस करने में मजा आएगा। और जैसे कि आज की कंडीशन में सीसीआई मोनोपोली सेलर है, तो मोनोपोली सेलर होने की वजह से अगर सीसीआई ये अगर समझ के करेंगे कि भाई जो है उस बायर को तो बाय करना है, तो बायर बाइंग भी करेगा, लेकिन बायर शुड बी अ हैप्पी बायर, बायर शुड नॉट बी अ सैड बायर। अगर आपको हमें खुश करना है और आपको हमारे साथ में व्यापार करना है, आपके साथ में व्यापार करने में मजा भी आए, तो सर ये जो कंडीशंस है आप इन पे थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन करने का सोचिए, तो सब ऑयल मिलर्स को इस तरीके से धंधा करने में भी मजा आएगा। और कोई जो है आपके पास 5-50 लाख रुपए कैश पेमेंट एडवांस भर के जो आपसे माल खरीदता है, वो अगर हीटेड सीड उठा के लाता है तो उसे कितनी परेशानी होती है और उसका मन कितना दुखता है ये बायर को ही मालूम है। तो आपसे निवेदन है कि आप इस कंडीशन पे गौर करें और सभी लोग, सभी एसोसिएशन वाले इस बारे में ध्यान करें। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, and we wish to have very constructive suggestions from other speakers. Thank you very much, Pinkesh ji. You can proceed from here. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much, Aditya Bajoria जी। आपने जो भी क्वेरीज को संबोधन किया है उसके लिए। अब मैं चाहूंगी श्री अजय जी अग्रवाल फ्रॉम धुलिया, आप प्लीज क्वेरीज को एड्रेस कीजिए हमारे पार्टिसिपेंट्स के सामने। नमस्ते सबको, सभी को मेरा आवाज आ रहा है? मैं धुलिया से बिलोंग कर रहा हूँ, क्या मेरा आवाज आ रहा है? जी सर। सबसे मैं बोलना चाहूंगा C1 की जो वेबसाइट है वो काफी स्लो है। अगर आप देखा जाए तो टेक्निकली 4 सेकंड में एक क्लिक होता है, और अगर मुझे बल्क क्वांटिटी में डालना हो, अगर सपोज 3000 कुंटल है तो मुझे 30 बार क्लिक करना पड़ता है। 30 बार क्लिक करना तो ये इशू नहीं है, लेकिन जो उसमें टाइम जाता है वो काफी जाता है, वो काफी स्लो है। जो C1 की वेबसाइट है वो अपन 90s का मॉडल यूज कर रहे हैं, अभी अपन 2020s में जी रहे हैं। तो मैं ये CCI के सर लोग को बोलना चाहूंगा, क्यों ना हम उसको डेवलप किया जाए। फेडरेशन की जो वेबसाइट है वो काफी हद तक बहुत ज्यादा डेवलप है, उसपे से ई इनवॉइसेस जनरेट हो जाते हैं, डिलीवरी नोट जनरेट हो जाते हैं, सब कुछ इजीली दिख जाता है, जहां तक कि बिल्स सब वगैरह सब उस पे मिल जाते हैं। आपके बिल हम लोग को फिजिकली मिलते हैं। तो क्यों ना अपने वेबसाइट को ऐसा बनाया जाए जिससे पूरा वन विंडो जो होता है, वन विंडो में ही काफी काम हो जाए। ऑक्शन के बाद मेरा पेमेंट भी वहां हो जाए,
20%, 80% जो भी मेरे को पेमेंट करना पड़ता है वो सब वहाँ हो जाए। ये सेम सब सिस्टम फेडरेशन में है। तो अगर फेडरेशन ये चीज कर सकता है तो सीसीआई जरूर कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा मेरा पॉइंट है, अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैंने 2200 रुपए में 500 कुंटल सर की दाल रखी है, अब ऑक्शन में दाल रखी है, अगर भाव 2400 हो गया है तो मुझे 500 कुंटल नहीं लेना है, मेरी कैपेसिटी 200 कुंटल लेने की ही बची है अभी। तो मेरे को जो C1 का वेबसाइट है वो अलाउ नहीं करता है, मुझे 500 कुंटल ही लेना पड़ता है। ऐसा क्यों? और मेरा एक ऐसा ही बोलना था, जैसे पहले भी प्रश्न कैलाश अंकल ने पूछा था, अभी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसका टर्नओवर 500 करोड़ के ऊपर है उन्हें ई इनवॉइस देना कंपलसरी है। तो क्या सीसीआई इसको ई इनवॉइस इस बार देगा या उसे देना ही क्या उसकी इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? और मैंने एक ऐसा प्रश्न मुझे अभी हाल ही में सुनने में आया है, क्या C1 की जो कैपेसिटी है कस्टमर हैंडल करने की, पोर्टल हैंडल करने की, वो काफी हद तक खत्म हो चुकी है। ये लास्ट ईयर ही खत्म हो गई थी, क्योंकि हमने लास्ट टाइम सभी मेंबर्स ने देखा होगा, अगर वेबसाइट पे लोड पड़ता है तो वो वेबसाइट जो है बंद पड़ जाती है, मींस ब्लैंक हो जाता है, कंप्लीट स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, ना कोई ऑप्शन में बिड कर सकता है, ना किसी को भी दिखता नहीं है। तो इसके लिए उनके पास क्या सोल्यूशन है? अगर मॉनिटर यूजर्स अगर बढ़ना है तो C1 को भी डेवलप करना पड़ेगा, जो कि सीसीआई को इसके लिए इनिशिएटिव करना पड़ेगा। और अगर C1 से कोई दिक्कत आती है तो C1 वाले फोन नहीं उठाते। मैंने खुद मेरा एग्जांपल दूंगा, मैंने उनको 25 से 30 बार कॉल किया दिन में, जब उन्होंने कॉल किया और कॉल करके भी वो ऐसे जवाब देते हैं जैसे मेरे को उपकार कर रहे हो, हाँ सर कर देंगे। दैट्स नॉट द रीजन। अच्छी तरह से बात करना ये एक रीजन है। और बस मेरा इतना ही प्रश्न है कि C1 को डेवलप कीजिए, और एक जो वो 2200 कुंटल वाला एग्जांपल दिया उसे भी सॉल्व कीजिए सर, उसके लिए कुछ सोल्यूशन दीजिए। धन्यवाद सर। पानीग्रह सर, मैं अजय ने जो क्वेरीज रेज की इसके बारे में आपको स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा कि एक तो C1 इंडिया की जो साइड है वो ऑल इंडिया में जितने ऑयल मिलर्स है वो सबको उसका बहुत खराब एक्सपीरियंस है। तो C1 की साइड डेवलप होना बहुत बेसिक जरूरी है अगर ऑप्शन बहुत अच्छे से करना है तो। नंबर 2, सपोज मैंने 500 क्विंटल का बिडिंग किया है 2200 में, और कंपटीशन होके अगर वो 2400 है उसका प्राइस आ जाता है, अगर मुझे अगर 2410 में अगर लेना है तो आई शुड हैव टू कोट फॉर 500 क्विंटल्स, मुझे वहां से कम क्वांटिटी में लेने का चांस नहीं है। तो ऐसी कोई प्रोविजन होना चाहिए कि मैं 2410 में 200 क्विंटल या 300 क्विंटल भी बाई कर सकूं। वो अगर प्रोविजन होता है तो मुझे ऐसा लगता है सर कि सीसीआई का कॉटन सीड ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा वॉल्यूम में सेल आउट होगा। और सेकंड थिंग, ये लाइन का जो प्रॉब्लम, टेक्निकली प्रॉब्लम जो बताया अजय ने, वो लाइन का प्रॉब्लम भी ये 90 का सॉफ्टवेयर ये लोग यूज कर रहे हैं, और हम लोग अभी 2020 में चल रहे हैं, 30 साल पीछे चल रहा है सर ये। तो 30 साल पुराना अगर सब सिस्टम अगर यूज कर रहे हैं तो उसका आज के युग में सर, आज के जमाने में उसका कैसे हम कोई काम कर सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है सर, हमारी बेसिक जो क्वेरी साल भर में आती है उससे 90% क्वेरी C1 इंडिया से या टेक्निकली इश्यूज है तो उससे रिलेटेड आती है। तो मेरी आपसे यही उम्मीद है कि C1 इंडिया से रिलेटेड जो भी सारे इशू है, स्पीड के, टेक्निकल के, नेटवर्क इशू, वो सारे जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, यही मैं आपसे उम्मीद करूंगा। सेकंड थिंग, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जो है, अभी भी मेरे पास में एप्लीकेशन आए हुए हैं जिन्होंने 15-15, 20-20 दिन से रजिस्ट्रेशन कर दिया, उनको अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ऐसा अरेंजमेंट हो जाना चाहिए कि विद इन 48 आवर्स रजिस्ट्रेशन हो जाए। ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन होने से सर हमारे ज्यादा बायर्स अट्रैक्ट होंगे, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर भी बहुत फास्ट हो जाए, इसका उनको इंस्ट्रक्शन दे तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है सर। थैंक यू। C1 की वेबसाइट बहुत जरूरी है पानीग्रह सर जी, क्योंकि वेबसाइट से ही आपका सेल 110% सेल वहां से ही बढ़ेगा। सब कुछ जो भी रिक्वायरमेंट्स है, टोटल माल की ग्रेडिंग वगैरह, क्वालिटी वगैरह काफी डेवलप कीजिए, ये सही आशा थी साहब। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हैं, अभी अपने पास क्रोम है, मोजिला है, आपका जो C1 है वो सिर्फ एक्सप्लोरर में ही चलता है, जो कि एक्सप्लोरर काफी पुराना है। एक्सप्लोरर में इतने फीचर्स नहीं है जितने क्रोम में है। तो मेरा निवेदन है कि ऐसा कुछ कीजिए जो शायद अपना क्रोम भी यूज कर सके, एक्सप्लोरर भी यूज कर सके, सॉरी मोजिला भी यूज कर सके। और सर पानीग्रह सर, और एक चीज को आप विशेष फोकस करना चाहूंगा कि जब हम लोग C1 के अंदर हमारा ऑप्शन कंप्लीट करते हैं, तो ऑप्शन कंप्लीट करने के बाद में हम लोग माई हिस्ट्री में जब चेक करते हैं तो माई हिस्ट्री में ओल्ड डाटा फर्स्ट बताता है, और जो फ्रेश डाटा जो रहता है वो बहुत 5-25 पेज के बाद में बताता है।
तो सर डिस्प्ले का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि लेटेस्ट न्यू कभी भी पहले दिखना चाहिए, लेकिन इनके इसमें 2017 2016 का लिस्ट पहले दिखता है। तो हम लोगों को अगर आज की परचेसिंग देखनी है तो हम लोगों को बहुत पीछे जाना पड़ता है, तब हम लोग आज की परचेसिंग देख सकती है। तो उसको रिवर्स वे में अगर वो डिस्प्ले करते हैं तो हम लोग फ्रेश जो आज की बाएंगे डायरेक्टली उसी पे क्लिक करके हमारी बाइंग चेक कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा सजेशन हमारी तरफ से है कि उसका जो माई हिस्ट्री का जो लुक है उसको न्यूएस्ट फर्स्ट ऐसा कर दिया जाए सर। विकेश भैया के इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, जो उसमें माई हिस्ट्री में एक ऐसा होता है, उसमें वो टोटल सेल्स दिखाता है। मुझे टोटल सेल्स के वजह से ओनली मेरा सेल्स दिखा है, मैंने क्या परचेस किया है, मेरे को क्या ऑल आउट हुआ है, एक ऑयल मिलर को क्या ऑल आउट हुआ है। अगर वैसा कर दिया जाए तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि मेरे को जो पुराना है उन लोगों से जो मेरे पास मेरे रिकॉर्ड में आया है वो ताकि फिर मैं मेरे रिकॉर्ड में कर सकूं और आगे बाय कर सकूं। और इसमें एक चीज एक ऐसा करना चाहूंगा, ऑन टाइम मुझे मेरा नोटिफिकेशन आ जाए कि इसका पेमेंट आपको करना है, इसका 20% पेमेंट करना है, 80% पेमेंट आपको करना है, ये आपका डिलीवरी नोट है, तो आप कैसा किया जाएगा, ये सब मुझे मेरे मेल पे आ जाए। तो जो सेंटर इंचार्ज और मेरे कम्युनिकेशन लेवल है वो काफी हद तक कम हो जाएगा और एक काफी फ्लुएंट हो जाएगा। एक मेरा ये सजेशन और था। थैंक यू वेरी मच अजय। थैंक यू भैया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट एक अभी वो क्वेश्चन करिश्मा मैडम, एक हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन रेज हुआ है, उसको आप प्रस्तुत कीजिए, रिक्वेस्ट है। जी सर। करिश्मा मैडम। हाँ। जी मैं कुछ अन्य प्रश्नों को संबोधित करने के लिए श्री कृष्णा अग्रवाल जी नंदुरबार से अनुरोध करती हूँ कि आप आए और क्वेश्चंस का आप प्रश्नों का उत्तर लें सीसीआई से। जी जी, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा एक सवाल ऐसा है, जैसे अगर कोई टेक्निकल इशू की वजह से सीसीआई के सारे सेंटर सिलेक्ट हो जाते हैं और वो मैटर आर्बिट्रेशन में जाता है, तो बायर से लेटर ऑफ कंसर्न लेकर क्या हम वो पार्टी को अथॉरिटी दे सकते हैं कि वो परचेस करे तब तक डिस्प्यूटेड मैटर सॉल्व ना हो? क्योंकि पार्टी जो है काफी कंसिस्टेंटली परचेस करती है सीसीआई से मटेरियल, और कोई टेक्निकल इशू की वजह से, नॉट उसका इशू, टेक्निकल इशू जो होता है उसकी वजह से अगर सामने वाले के सारे सेंटर सिलेक्ट हो जाए और हर जगह की क्वांटिटी अलॉट हो जाए उसको, जो कि क्लियरली दिखता है सीसीआई के टर्म एंड कंडीशन में मैच करता है कि टेक्निकल इशू की वजह से कोई इशू आता है तो बायर कैन परचेज अगेन, तो उसको अनलॉक करने की प्रक्रिया क्या रहेगी? सर इस चीज को मैं और अच्छी तरह से आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि कोई टेक्निकल रीजन की वजह से किसी की आईडी ब्लॉक हो जाती है और वो मैटर डिस्प्यूट में चले जाता है। डिस्प्यूट में जाने के बाद में वो आर्बिट्रेशन में जाता है। ऑब्वियसली सर आर्बिट्रेशन कोई जल्दी सॉल्यूशन आता नहीं, उसको साल 1.5 साल 2 साल लगता है, तब तक उस बायर की आईडी ब्लॉक हो जाती है। तो सर उस पार्टी से अगर कोई कंसर्न लेते हैं तो व्हाट एवर द डिसीजन फ्रॉम द आर्बिट्रेशन विल बी एक्सेप्टेबल, ये कंडीशन लेकर उस आईडी को अगर फिर से अनब्लॉक करके उसको अगर पार्टिसिपेशन करने का उसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर अच्छा है, उसको अगर पार्टिसिपेशन करने का अगर हम लोग कोई प्रोविजन करते हैं तो इससे सर सीसीआई को भी बेनिफिट होगा कि एक अच्छा कस्टमर सीसीआई को मिलेगा जो रेट के अंदर कंपटीशन करके अच्छी रेट सीसीआई को कॉटन सीड की दिला सके। तो इसके लिए क्या प्रोविजन है, कृपया ये भी हमें बताइए। तो सर आज इस वेबिनार के माध्यम से हमने काफी सारी क्वेरीज आपके सामने रेज की है और हमें उम्मीद है कि आपकी तरफ से उनका बहुत अच्छा हमको सॉल्यूशन मिलेगा, और इसीलिए सर आपसे हम लोग अभी संबोधन लेना चाहेंगे। इस बारे में मार्गदर्शन दीजिए सर हमको। धन्यवाद। सभी को धन्यवाद जो क्वेश्चंस रेज किए, ग्रीवेंस रेज किए हैं। हम कोशिश करेंगे, सभी हम नोट किए हैं। हम जब भी अभी पॉजिटिव इमीडिएट जो सोल्यूशन है आपको बता दूंगा, जो सोल्यूशन टाइम लगेगा हम एश्योरेंस देता हूँ, उसका जो डिस्कस करके कमरा मैनेजमेंट डिस्कस करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट थिंग जो रेज किए थे कैलाश अग्रवाल जी रेज किए थे ई वेल एंड ई इनवॉइस के लिए, वो ऑलरेडी हमारे इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। एपी बेल्स के लिए जो फुल प्रेस बेल्स दे रहे हैं अभी उनको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं हम लोग। उसके लिए भी फाइनेंस सेक्शन से बात कर लूंगा मैं, कॉटन सीड का भी इम्प्लीमेंट कर देंगे। इसमें इशू रहना नहीं चाहिए उसमें, क्योंकि ये कंपल्सरी गवर्नमेंट गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है तो हमको करना ही पड़ेगा, तो उसमें एक इशू नहीं बनना चाहिए कुछ भी, वो हम सोल्यूशन मिल जाएगा आपको।
ऑलरेडी कर रहे हैं हम लोग इसमें, ये यूनिवर्स के लिए हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हो जाएगा वो, ठीक है। और जैसे जिन सेल तो है वो तो ऑलरेडी चालू कर दिया हमने, जिन फैक्ट्री सेल चालू कर दिया, एंड उम्मीद करते हैं कि उसमें आपको भी अच्छा रहेगा, हमारा भी सेल अच्छा रहेगा। अभी कल 2 दिन से चालू किया हमने, रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है हमारा, नॉर्थ का जो सेल हो रहा है, जिन सेल कर रहे हैं, तो आज रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, एंड हम उम्मीद करते हैं आगे भी अच्छा रहेगा उसमें। और रिगार्डिंग जो क्वालिटी इशू है, क्वालिटी इशू जो आपने जो कमेंट कर रहा हूँ इश्यूज को, जो हमने किसी ने बोला था कि जो आदित्य बाजोरा जी बोले थे एज इज वेरीज बेसिस में करने के लिए, क्योंकि कॉटन सीड इतना यूज क्वांटिटी है, वो हमारे क्वालिटी इशू अगर एज इज वेरीज, इसलिए एज इज वेरीज रखा है क्योंकि जितना यूज क्वांटिटी का हमने अगर खुला छोड़ देंगे तो हमारा इससे कंट्रोल का बाहर हो जाएगा। इसलिए हम जो क्वालिटी खरीदी कर रहे हैं हमारा, ठीक है कहीं प्रॉब्लम आ सकता है, जो मेन जो प्रॉब्लम हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ लास्ट सीजन में हुआ है, जो कोविड पीरियड टाइम में जो खरीदी किया है, इसका पहले हमें कभी इशू हुआ नहीं है, कभी कहीं मेजर कंप्लेन आया नहीं है, थोड़ा मोटा कंप्लेन आता रहता है लेकिन मेजर कंप्लेन कभी आया नहीं सीसीआई के पास, एक्सेप्ट दिस कोविड पीरियड का जो परचेज हुआ है वो आप लोग भी जानते हैं किस तरीके से हम परचेज किया है। क्योंकि हमने पहले परचेज हुआ था और लॉकडाउन हो गया, सेल आप लोग उठा नहीं पाए, उसी वजह से क्वालिटी थोड़ा हो सकता है इम्पैक्ट हो गया होगा, वो तो लिमिटेड पीरियड का 1 साल का प्रॉब्लम था, उसके लिए हर साल के लिए तो सोल्यूशन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आगे की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम भी क्वालिटी कंट्रोल तो पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हम बेल्स में कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिक कपास परचेज कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिक कॉटन सीड में कंट्रोल हो जाएगा, तो वो करते भी आ रहे हैं, करेंगे भी, आगे भी करेंगे। तो क्वालिटी इशू मेजर इशू नहीं, कभी भी नहीं हुआ, हम भी 20 साल से काम कर रहे हैं कॉटन सीड में, सीसीआई में, तो कॉटन सीड में मेजर इशू कभी भी आए नहीं, एक्सेप्ट लास्ट ईयर ज्यादा है, रियल एग्री करता हूँ। लास्ट ईयर में कोविड पीरियड में जो बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, उसके बाद जो चालू हुआ है, बीच में जो गैप बढ़ गया, डिलीवरी नहीं हुआ, स्टोरेज ज्यादा हो गया, इसी वजह से थोड़ा ज्यादा इशू बना है। तो आप लोग का भी काफी सहयोग मिला हमको, ऑल द ऑयल मिल एसोसिएशन का, ऑयल मिल परचेजर का काफी सहयोग मिला हमको एंड कोऑपरेशन मिला हमको, तो इसलिए हमने उसको कंप्लीट भी कर दिया। इसलिए हमको धन्यवाद देता हूँ कि ठीक है आपको नुकसान हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, अलग चीज है, लेकिन डील क्लोज हो गया, ये इसलिए हमको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग के सहयोग में कंप्लीट हो गया। और आगे उम्मीद करते हैं कि आगे प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्वालिटी इशू नहीं बनने देंगे हम, और क्वालिटी इशू डेफिनेटली एड्रेस करेंगे। जैसे प्रॉब्लम आएगा, अभी ऐसे मेजर प्रॉब्लम सॉल्व है, जिनवेज परचेज चालू कर दिया, सेल चालू कर दिया, उसमें मेजर वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम बंद हो जाएगा। जनरल जो जिनर्स का ऑयल मिल का कंप्लेन आता था कि वो सेंटर इंचार्ज जो अच्छा कॉटन नहीं दे रहे हैं, दूसरा कॉटन सीड से कॉटन दूसरा फैक्ट्री से दे रहे हैं, ये प्रॉब्लम अभी रहेगा नहीं, ऑटोमेटिक क्लोज हो गया, क्योंकि हमने फैक्ट्री वाइज सेल किया, उसी फैक्ट्री का क्वालिटी मिलेगा आपको। और सबको, आप लोग फील्ड में रहते हैं तो आपको पता रहता है कौन सा फैक्ट्री में कैसे प्रोसेस होता है, तो इसलिए क्वालिटी इशूज आगे नहीं आना चाहिए, और आएगा भी तो हम एश्योर करते हैं कि उसको इमीडिएटली सॉल्व करेंगे। तो जैसे बाजोरिया जी बोले थे कि रिड्रेसल मैकेनिज्म कमेटी बनाने के लिए, वो हमने बात कर लूंगा कमेटी में, हमारा मैनेजमेंट में, तो और होगा तो उसके लिए कुछ सोल्यूशन बनाएंगे उसका। रिगार्डिंग लेबर रेट्स का जो बोले थे राजेश चौधरी जी बोले थे, लेबर इशू साउथ में ज्यादा लेबर इशू होता है, तो हम लोग स्टडी कर लेंगे उसका क्यों ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हमने पहले जो आपका आया था सजेशन आया था एसोसिएशन का कि जिनिंग रेट में इंक्लूड किया जाए, वो हमने इंक्लूड कर नहीं पाएंगे, टेक्निकली नहीं कर पाएंगे, तो हमने इसका सोल्यूशन निकालेंगे, हम बात करेंगे एसोसिएशन से, जिनिंग एसोसिएशन से बात करेंगे, उसका कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। अभी मैं इश्योरेंस दे नहीं सकता हूँ, लेकिन हम इसके ऊपर स्टडी करके आगे के लिए कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, सारी जिनिंग एसोसिएशन से बात कर लेंगे ताकि आपको ये डिलीवरी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और रिगार्डिंग तो कपास फार्म में जो सेल कर रहे हैं, जो चौधरी जी बता रहे थे कि हमारा जो सिस्टम है कि जिससे कपास फार्म में सेल करते हैं, तो जिस दिन रेडी होता है उसी दिन से एक्चुअली इंडियन चालू होता है, इंटीमेशन देता है, सेंटर इंचार्ज इंटीमेशन देता है, उसी इंटीमेशन डेट से सारी कैलकुलेशन चालू होता है। तो हमारे ऑलरेडी सेट प्रोसीजर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक केस में प्रॉब्लम आएगा तो सॉल्व करेंगे। जनरली कपास फार्म जो सेल होता है हमारा, जिस दिन हमारा रेडी होता है उसी दिन हमारा इंटीमेशन देते हैं सेंटर इंचार्ज रेस्पेक्टिव बायर्स को, तो उसी दिन से हमारी सारी कैलकुलेशन उसी दिन से चालू होता है। इसलिए जो सेट प्रोसीजर है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो उसको भी स्टडी करेंगे। रिगार्डिंग दैट अजय अग्रवाल जी बोला था जो C1 का मैटर है, C1 का मैटर तो इनिशियली प्रॉब्लम हुआ था, डेफिनेटली प्रॉब्लम हुआ था, हम भी महसूस किए थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे इनिशियल स्टेज में जब ज्यादा बायर्स परचेस करने लगे उसका इम्प्रूवमेंट तो कर दिया उन्होंने, फिर भी और जो सजेशन दिया जो हमने जो सही बात है कि इंटरनल एक्सप्लोर कर रहे हैं उन लोग, अभी प्रो में शिफ्ट नहीं किया उन लोग, बाकी एक्सप्लोर यूज नहीं कर रहे हैं, वो उसमें टेकअप करेंगे, कोशिश करेंगे, विद इन शॉर्ट पीरियड में उन लोग डेवलप करेंगे उनका।
और दूसरा जो क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन का बोल रहे हैं वो दिस इज ए क्वालिटी ई ऑक्शन का रूल यही है। तो क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी जो हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम ई ऑक्शन का रूल है, उसमें क्वांटिटी जो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, आप घटा नहीं सकते हैं। दिस इज ई ऑक्शन का स्टैंडर्ड रूल है, सबके लिए एप्लीकेबल होता है। वो हमारा हाथ में नहीं है, वो जो रूल यही है कि क्वांटिटी अगर सपोज कोई 500 क्विंटल बीट किया है, उसके बाद किसी रेट बढ़ा दिया, वो क्वांटिटी और 1 से बीट किया उसको घटा नहीं सकता है। ये ई ऑक्शन का रूल है, हमारा रूल नहीं है, जनरली स्टैंडर्ड रूल है, ये गवर्नमेंट रूल है वो, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते उसको। तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, आप रेट बढ़ाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, आप क्वांटिटी घटा नहीं सकते हैं उसमें। ये हमारा वो कुछ नहीं कर सकता, वो ई ऑक्शन का प्रोसीजर यही है। बाकी जो C1 का जो इशू बताया आपने, जो परचेज हिस्ट्री जो आएगा वो सब हम टेकअप करेंगे, स्मॉल इशू से वो हम कोशिश करेंगे 3-4 डेज में C1 को हमने बात करके उसको डेवलप कराएंगे और उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे उसको एश्योरेंस देते हैं हम लोग, ये बात करके कर लेंगे उसको। जितना भी ज़्यादा डेवलप करा सकते हैं C1 वेबसाइट को, उतना डेवलप कराएंगे उसको। रिगार्डिंग द आर्बिट्रेशन केस, गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है, वंस कोई लीगल केस होता है उसका किसी का साथ, तो उसके साथ डील हम नहीं कर सकते हैं। वो तो हमारा गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है, हमारा सीसीआई गाइडलाइंस नहीं है वो। तो आर्बिट्रेशन केस में, इस केसेस में जितना जल्दी होगा सेटल करके उसमें दोबारा आ सकता है। उसमें मेरे ख्याल से कुछ सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट गाइडलाइंस है ये। जिसके साथ कोई भी लीगल इशू होता है तो उसका साथ हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता उसका। अगर फुल पेमेंट करके अगर कोई केस करता है तो अलग चीज है। अगर पेमेंट पेंडिंग है, पेमेंट लॉस हमने रिमोशन हुआ नहीं मिल से, तो आर्बिट्रेशन चल रहे हैं, तो हम उसके साथ डील नहीं कर सकते हैं। वो दिस इज गाइडलाइंस, गवर्नमेंट गाइडलाइंस है, सीसीआई गाइडलाइंस नहीं है वो, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। आई थिंक मैं मैक्सिमम कवर कर दिया आपका जो प्रॉब्लम्स का। उसमें कुछ छूट गया हो तो बताइए, फिर बता दूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके द्वारा दिए गए सारे एक्सप्लेनेशन और आपके द्वारा दिए गए सारे आश्वासन डेफिनेटली हमारे इस बिजनेस को और डील को बहुत स्मूथ बनाने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। हमने जो सुझाव दिए हैं, जो आपने अपने जो अंडर कंसिडरेशन रखे हैं, उन सारे सुझावों पर जल्द से जल्द हमें उचित निर्णय दे, यही उम्मीद के साथ में मैं आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और अगर माननीय CMD सर अगर ज्वाइन हो सकते होंगे तो कृपया हमें बताएं, ताकि उनका भी हम एक संबोधन का जो हमने प्लान किया था वो संबोधन हम लोग ले सकें। इनके अगर आपके पास और भी कुछ क्वेरीज है तो आप चैट विंडो पे भी डाल सकते हैं। हम इसको नोटिफाई करके बाद में CCI तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इनकेस अगर आपको इसके अलावा भी कुछ क्वेरीज है तो आप चैट विंडो पे आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। सर एक हेलो। हाँ कृष्णा। मुझे एक क्वेश्चन ऐसा है, जैसे सपोज हम लोग कोई जिनिंग से मटेरियल उठाते हैं, लूज लोडिंग में जैसे मटेरियल उठाते हैं तो उसमें घट भी कम लगती है और टाइम भी कम लगता है। तो लूज लोडिंग का कैसे प्रावधान कर सकते हैं सर, जिसमें मजूरी ना लगे? लूज लोडिंग अलाउ करते हैं ना, उसमें कोई इशू नहीं है। जो जनरली जो आवश्यकता हम कर रहे हैं, लूज लोडिंग हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो प्रोविजन है वहाँ करने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो हम हमारे तरफ से कुछ जरूरत नहीं कि बोरा में भरना है, लूज लोडिंग भी कर सकते हैं आप। सर उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा है कि जो जिनिंग वाले लोड कराते हैं ना, तो उसके अंदर वो हमाली के चार्जेस लेते हैं सर। लूज लोडिंग करा के भी पूरी हमाली चार्ज लेते हैं सर, वो गलत है। वो हमने लेबर हमाली का बात कर लेंगे, जिनर एसोसिएशन से बात कर लेंगे। मेनली आपको तेलंगाना बात प्रॉब्लम आ रहा है बोल रहे हैं, तेलंगाना एसोसिएशन से बात कर लेंगे,
वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सीएमडी साहब आ गए हमारा। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर, ऑल इंडिया ऑयल मिल एसोसिएशन की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपका अमूल्य समय हमारे लिए दिया। आपके संबोधन के लिए सभी ऑयल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मेंबर्स कब से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इन द मेन वाइल सर, हमने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और सजेशन का सेशन श्रीमान अतुल काला सर और पानीगिरी सर के साथ में कर लिया है, जो काफी हद तक हमारी जो समस्या है वो सीसीआई को कुछ हद तक समझ में आई है सर, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तरफ से सर उसका बहुत अच्छा हमको सॉल्यूशन मिलेगा। आपसे निवेदन है सर कि कृपया आपका वैल्यूएबल संबोधन हमको दे। सभी जिन्नर्स भाइयों को नए कपास वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे उम्मीद है कि इस बार सब आप और अच्छा काम करेंगे, पिछले साल से भी अच्छा करेंगे। और गत वर्ष जो बारिश के टाइम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने टेंडर टर्म्स में जो रिक्वेस्ट की आप लोगों से कि कम से कम मार्च तक शेड जरूर लगवा लें, ताकि अगर लंबा सीजन चले तो किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो और ये आपकी भी एसेट बन जाएगी, मिल में भी आपके एसेट, जिनिंग फैक्ट्री के अंदर एसेट क्रिएट हो जाएगी। बाकी जो सुझाव आपने दिए हैं मैं गौर फरमाऊंगा उस पर। आपकी जो सबसे बड़ी मांग थी कि फैक्ट्री वाइज ऑक्शन होना चाहिए, वो मैंने लागू कर दिया, आपको पता ही चल गया होगा। जी सर। है ना? तो और इसके अलावा कोई विशेष मांग हो तो बता दीजिए, क्योंकि मैं मीटिंग छोड़ के आया हूँ। हमारी मीटिंग चल रही थी मिनिस्ट्री में, मैं छोड़ के आया हूँ, तो कोई विशेष मांग हो तो बता दीजिए। सर, विशेष मांग है सर, हमने बहुत सारी हमारे ग्रीवेंसेस प्रेजेंट किए हैं जो आपके सामने आए जाएंगे सर। उसके ऊपर आपकी ओर से सर हमें उचित कोई डिसीजन मिले, यही हमारी डिमांड है सर। ओके, वो तो सोल्यूशन कुछ ना कुछ दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रीवेंस ना बोला करिए आप, उसमें आप हमको सुझाव दिया कीजिए। ग्रीवेंस हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बीच में कोई ग्रीवेंस हो, है ना? ये हमारा अनुरोध है कि ग्रीवेंस को आप सुझाव करके दें, मुझे समस्या करके ना बताएं, क्योंकि आप और हम कोई अलग नहीं है, आप हमारे ही काउंटर पार्ट हैं। क्या लगता है वैसे महाराष्ट्र में प्रोडक्शन का क्या एस्टिमेट है आप लोगों का? कितना उत्पादन हो जाएगा, क्या डैमेज है, कुछ रिपोर्ट है आपके पास? सर, जहां तक मुझे पता है महाराष्ट्र में ज्यादा डैमेजेस की रिपोर्ट नहीं आ रहे हैं। लास्ट ईयर जितना तो डेफिनेटली क्रॉप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर। थोड़ा सा डैमेज जरूर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सुनने में आ रहा है सर। एग्जैक्टली उसका कितना फिगर आउट है वो अभी तक आया नहीं है। और अभी कपास अराइवल जो आ रहा है उसमें क्या मॉइस्चर कंटेंट कितना आ रहा है अभी? अबाउट 25%, 20% जितना मॉइस्चर अभी फिलहाल कपास में आ रहा है सर। और कपास भाव क्या चल रहे हैं? कपास भाव तो सर 400 5,000 के आसपास चल रहा है। 5,000 के आसपास चल रहे हैं सर। क्या लगता है भाव क्या रहेंगे आगे? सीसीआई चालू होने के बाद 5,800 हो जाएंगे सर। नहीं, सीसीआई के तो हो जाएंगे, बाकी प्राइवेट में क्या रेट पे बिकेगा? आज के हिसाब से तो 4800 से 5,000 के बीच ही चलते रहेंगे, इससे ऊपर नहीं जाएगा, जो कॉटन सीड और रुई के हिसाब से। सर आवाज आ रही है? सर जैसे कपास, सर गीला कपास आ रहा है अभी, जैसे कपास सूखा हो जाएगा सीसीआई में तुलना चालू हो जाएगा, और जब तक मॉइस्चर रहेगा जब तक प्राइवेट भी चलेगा। पर अभी किसानों ने जनरल ऐसा रोक दिया, माल सूखा सूखा के घरों पे रख रहे हैं। और सीसीआई का जैसे ऐसी रूमर चल रही है, अभी धुलिया, जलगांव, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में 1 तारीख से चालू हो जाएंगी सीसीआई, ये उम्मीद में कपास रोक रखा है। ठीक है। हाँ, वो बाकी तो ठीक है, जैसे हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है कि 30 से 40% माल सीसीआई के पास आता है, बाकी प्राइवेट ट्रेड में जाता है। तो इस बार क्या धारणा लग रही है जनरल किसानों से जो आप लोगों की बातचीत होती है, तो प्राइवेट ट्रेड में किस रेट तक लोग देंगे? क्योंकि रेट तो अभी सुधर गए काफी, 41,000 42,000 के रेट आ गए मार्केट में, तो आप लोगों को भी कुछ आ रहा होगा ना? नहीं सर, अभी ये देखो कैसा है, ये अगर ये जो कपास जैसे अगर सूखा कपास है तो वो सीसीआई में जाएगा सर, और गीला कपास अभी कोई देना भी नहीं चाहेगा सर। ठीक है, मतलब सुखा के ही लाएगा। हाँ, तो आपके ऊपर लोड बढ़ना है, आपके सीसीआई के ऊपर सर गए साल से मैं समझता हूँ 50% लोड बढ़ जाएगा गए साल से। हाँ, क्योंकि कपास की क्वालिटी
ये बहुत दुखना है सर। हेलो 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 हाँ आ रही है आवाज, आ रही है। हेलो आ रही है संजय भी, आ रही है आवाज, आ रही है। हाँ हाँ सर, ये जैसे कपास की क्वालिटी बहुत सुपर डुपर आ रही है, और मैं समझता हूँ ये और क्रॉप की जो एवरेज है हमारे नंदुरबार एरिया में, तो भी मेरे को लगता है कि 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ में आ जाएंगे कपास। तो रिपोर्टिंग वगैरह तो अच्छा है। किसानों ने भी जब तक ये जो 4000 से 4500 के बीच में कुछ कपास बेचा है, कोई जरूरत से तो 50% मॉइस्चर था। अब जैसे जैसे मॉइस्चर का घटते जा रहा है, वैसे वैसे किसान कपास रोक रहा है और सिंचाई का इंतजार कर रहा है। जी नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते से शायद हम भी शुरू कर देंगे वहाँ पे। अगर 12% तक मॉइस्चर आ जाए तो हम अच्छा। दे देंगे, शुरू कर देंगे। ठीक है। हाँ सर, बहुत बढ़िया हो जाएगा। और सर एक बात मैंने ऐसे प्रैक्टिकल में देखी है कि जैसे आप भले कपास 12% 10% का लो, कॉटन सीड में जो उसका जो है 1.5 मॉइस्चर आता है सर, नेचुरल। मतलब नेचर में पता नहीं क्या चक्कर है वो, जैसे अभी 15 से 18, जैसे कपास में 10 से 12 है, तो कॉटन सीड जीन हुए बाद में 1.5 हो जाता, 1.25 हो जाता, मतलब 15 से 18 हो जाता। सर ये पता नहीं क्या चक्कर है, और टेक्निकली अपने को देखना पड़ेगा। क्योंकि प्राइवेट जिनर्स में हमने जैसे 40% मॉइस्चर का माल लिया कॉटन सीड, वो हमारे ऑयल मिल में आते आते 55-60 हो जाता है वो। तो फिर वो कुछ उसमें फाउल प्ले होगा। अदरवाइज क्या होता है, जिनिंग प्रोसेस में 1.5 से 2% मॉइस्चर कटता है, कम हो जाता है सीड के अंदर। बेसिकली फाइबर में तो हाँ, कम मॉइस्चर होने उतना का पर ये बढ़ के आ रहा सर। वो कोई फाउल प्ले होगा उसमें, कुछ फाउल प्ले होगा। चलिए फिर नए वर्ष की उम्मीद करते हैं सर, इसलिए होंगे सर जब सीजन मॉइस्चर का। सर ये जो अभी तक अपनी ये समझते कि जिनिंग में वो मॉइस्चर घटता है 1 या 2% से, पर अब की बार सर मैं गए साल भी नोट करी मैंने, और अभी भी नोट कर रहा हूँ मैं। जैसे बाजू में शारदा से हमने, मेरा आदमी गया 40% 41% का मॉइस्चर का वाला माल उठा के लाया, और मेरा जैसे दूसरे दिन खाली हुआ तो वो 50-55 के रेंज में आया। नहीं, तो वो तो आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मॉइस्चर चेक किया होगा ना, वाइडली चेक नहीं होगा। हो सकता है किसी पोर्शन में 40 रहा हो, किसी में 60 रहा हो, तो एवरेज में कम हो गया होगा। तो एक जगह दो जगह नहीं आइडिया लगता है। सर मेरे को ऐसा लगा थोड़ा सर्चिंग करना पड़ेगा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं भी खुद भी नहीं समझ पा रहा था। चलिए, तो आप समझ लिए तो मुझे भी समझा दीजिएगा। सर अभी जिनिंग वाले, ऑयल मिल वाले से जिनिंग वाले अच्छे बता पाएंगे सर, हम तो ऑयल मिल वाले हैं। कोई बात। चलिए, नववर्ष बधाई के साथ मैं सर, और एक बात सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे पूरी ऑयल मिल वालों का जो जिनिंग वाइज करके देना था। तो सर देखिए, अब इसमें है ना, मेरे हिसाब से 2 जिनिंग के अंदर अगर क्वालिटी का अंतर आया तो सीसीआई को 50 से 100 रुपए क्विंटल का अंतर आना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है, और आएगा ही। कॉटन सीड का बेनिफिट हो जाएगा सर। नहीं, इसमें बस मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से, कि जिस फैक्ट्री में माल पड़ा है वही बिड कर रहा है। तो ये थोड़ा लोगों को इसमें जिनर पार्टिसिपेशन जब तक नहीं होगा तो हो सकता है फिर मुझे वापस जाना पड़े सेंटर वाइज पे। नहीं सर, उसका एक रीजन ये भी है कि अभी फिलहाल जो मार्केट है थोड़ा डाउनवर्ड्स है, इसके लिए थोड़ा बायर्स कम अट्रैक्टिव है सर। जैसे थोड़ा रेट स्टेबल हो जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा बायर उसमें अट्रैक्ट हो जाएंगे सर। मैं वही कह रहा हूँ, एश्योरेंस है सर। 15-20 दिन 1 महीना ऑब्जर्व करेंगे। अगर मुझे लगता है कि इससे सीसीआई को फायदा नहीं मिल रहा है तो फिर मुझे बैक ट्रैक करना पड़ेगा इसको, क्योंकि अगर जिस फैक्ट्री में माल पड़ा सिंगल बायर है तो कोई फायदा नहीं ना वहाँ पे वही रख। और सर कहीं पर अगर क्वालिटी खराब है तो वहां पर दूसरे बायर से अट्रैक्ट नहीं होंगे सर। नहीं, वो तो आपका अजम्पशन है ना। जब 12% मास्टर वाले में खराब कहाँ से आ जाएगी वही सबसे बड़ी क्वालिटी दिक्कत खराब है तो ऐसे। सर वही बात है ना, जैसे 12% आपने कपास में लिया ना, अभी वहाँ भी अपने इधर आप पंजाब जहाँ भी माल चल रहा है, अगर प्रैक्टिकल अपन काउंट करेंगे तो 15 से 18% आएंगे सर ये। अच्छा, आप 12% बोल के दे रहे हो, हम 18% समझ के ले रहे हैं, 15% समझ के ले रहे हैं। हम सीट में कोई परसेंटेज करके नहीं देते हैं, कोई हमारा क्राइटेरिया नहीं। नहीं, एक सर एक मीठा आइडिया ऐसी रहती है, कपास में 12 है तो सीड में 12 होगा, ऐसे एक जनरल समझ रहती है।
मैं तो चेक कराता हूँ सीड का मॉइस्चर 12 के बाद 10 ही आता है। अगर 12% मॉइस्चर के कपास का सीड निकलता है तो मॉइस्चर मीटर अगर आप लगा के चेक करेंगे तो 2% कम आता है। ठीक है सर, चलो, ठीक है थैंक यू सर। वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश जी नरवाना को निवेदन करूंगा कि ऑल इंडिया कॉटन सीड ऑयल इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से एक वोट ऑफ थैंक्स सीसीआई के लिए यहाँ पे प्रेजेंट करें। राजेश जी अग्रवाल, राजेश जी चौधरी, राजस्थान नरवाना। मैं इस वेबिनार में ऑल इंडिया कॉटन सीड ऑयल एसोसिएशन की तरफ से सीएमडी साहब का और सभी ऑफिसर्स का, सुधीर जी अग्रवाल, पीकेश अग्रवाल, संजय जी और जिन्होंने संबोधन किया सबको, कैलाश अग्रवाल जी, अजय भदौरिया, अजय अग्रवाल जी और नॉर्दर्न इंडिया की तरफ से और सभी आए हुए भाइयों की तरफ से और जो सब सम्मिलित हैं उन सब की तरफ से सीएमडी साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहाँ सब ऑफिसर्स का धन्यवाद करता हूं जो हमारी प्रॉब्लम सुनी है और मैं आशा करता हूं कि वो इस सब प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे और यहाँ अपना इतना कीमती समय निकालने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ पूरी एसोसिएशन की तरफ से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सबको। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। होप सर आप जल्द से जल्द कुछ सोल्यूशन देंगे। आधा सोल्यूशन दे ही दिया, बाकी सोल्यूशन सर मेन सॉल्यूशंस बाकी है। थैंक यू सर, गुड डे सर, थैंक यू सर। इसके साथ ही हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के हमारे सहयोगी श्रीमान अजय जी केडिया, जिनके अच्छे एफर्ट्स की वजह से ये कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ पे अरेंज कर पा रहे हैं। हमारा भी हम लोग हमारे सेकंड सेशन की तरफ, टेक्निकल सेशन की तरफ टर्न करेंगे, जिसमें हमें कॉटन सीड केक एंड कॉटन सीड ऑयल के बारे में टेक्निकल एक्सपर्टाइज अजय जी केडिया हमें प्रस्तुत करेंगे। मैं अजय जी केडिया से निवेदन करूंगा कि कृपया हमें कपास के बारे में, खल के बारे में एक टेक्निकल जानकारी दे रहे हैं। ओवर टू अजय जी केडिया प्लीज। Karishma, my screen is visible? Yes. जी सर। ओके, सो धन्यवाद पीके जी, सुधीर जी, और काफी अच्छा सेशन रहा सीसीआई से। हमने जिस ढंग से पिछले 2-3 दिन से हमने कोऑर्डिनेट कर रहे थे पीके जी से भी क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम हम फेस कर पा रहे हैं, जिस ढंग से प्रदीप जी ने बताया कि हमें इसे ग्रीवेंसेस नहीं लेना चाहिए, डेफिनेटली ये हैंड इन हैंड वाली चीज है। इसी तर्ज पे हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं, ये है टेक्निकल्स के ऊपर। कैलाश जी ने डेफिनेटली एक चीज हाईलाइट की है कि मार्केट में जिस ढंग से एनसीडीएक्स के अंदर प्राइस मोमेंटम होता है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ट्रेड्स पे पड़ता है। बट मैं आपको एक अश्योर करना चाहता हूं, देखिए मैं पिछले 17 साल से कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ हूं। मेरा भी ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जो मार्केट में अनड्यू मोमेंटम आ रहा है उसको रोकना चाहिए और उस पर एक्शन लेना चाहिए। मैं भी काफी टीम्स के साथ या ब्रोकर्स के साथ, इनके साथ भी जुड़ा हुआ रहता हूँ, क्योंकि कोई भी ऐसा अगर स्पेकुलेशन होता है वो किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होता है। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप एनसीडीएक्स को एज ए ट्रेडिंग मत देखिए, आप एज ए टूल देखिए हैजिंग के लिए। अगर आप इसको प्रॉपरली अगर एज ए हैजिंग टूल देख के चलते हैं तो डेफिनेटली ये जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, प्राइजेस में अप डाउन ज्यादा आते हैं, वो बिकॉज प्राइजेस के एक्सचेंजेस के ऊपर वॉल्यूम कम होने की वजह से कोई भी आदमी इसको मूव करने की कोशिश करता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे एंड से जो भी सपोर्ट, मैं अकोशिया से काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और टाइम टू टाइम जो भी मार्केट का अपडेट है वो आप तक इसलिए लाता रहता हूँ ताकि आप तक क्लियर पिक्चर बनी रहे, ना कि एक हेलोजन बना रहे मार्केट में सब तेजी 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 देख रहे हैं तो हम भी तेजी कर ले। जैसे हमने अगस्त में भी एक सेमिनार रखा था, वेबिनार रखा था, वहां पे हमने क्लियर कट बताया था कि सितंबर में जो पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमेशा भाव गिरते हैं, और वैसा ही हमने देखा कि प्राइजेस 2050 से करीबन 1750 तक का लेवल बनते हुए देखा। तो हम भी टाइम टू टाइम अकोशिया के साथ जुड़े हुए हैं
और टाइम टू टाइम आप तक जो मार्केट का इंपॉर्टेंट अपडेट है वो लाते रहेंगे, सो दैट आपके पास करेक्ट पिक्चर आए और जो लोग अनड्यू बेनिफिट लेना चाहते हैं इस मार्केट की तेजी मंदी से, उससे हम बच पाए। आज का सेकंड सेशन में मैं हार्डली 15 मिनट का ये सेशन रहेगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ऑलरेडी आप जानते हैं केडिया एडवाइजरी पिछले 17 साल से मार्केट में सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है और हमारा मेन पर्पस है ट्रांसपेरेंसी और मार्केट में जो व्यू है वो हम रखें। आज का 5 सेगमेंट रहेगा। पहला है प्राइस ओवरव्यू, स्वॉट एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट्स क्या कहते हैं, सीजनलिटी क्या बताती है। तो सबसे पहले अगर हम प्राइस का ओवरव्यू लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी भी मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं, डोमेस्टिक मार्केट के फंडामेंटल के अलावा आप इंटरनेशनल में इस बात ध्यान रखना, क्योंकि जिस ढंग से कोविड का कंसर्न फिर से उभर के आया है, रिसेंटली जस्ट अभी 2 मिनट पहले ही मेरे पास अपडेट आया है कि जर्मनी में फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है। यूरोप में नंबर जो पिछले 9 महीने में हाईएस्ट लेवल नहीं आए थे वो अब वापस हिट हो रहे हैं, यूएस में हो रहा है। तो हम यूएस यूरोप से 2 महीना पीछे चल रहे हैं। आप अगर ध्यान दो तो फरवरी मार्च अप्रैल के अंदर यूरोप में यूएस में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बनी थी और हमारे यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्च अप्रैल में बनी थी, मतलब 2 महीना। तो आप समझ के चलिए, अगर आज फॉर एग्जांपल नवंबर की 1 तारीख है तो आप पकड़ के चलिए जनवरी फरवरी में फिर से ऐसा सिचुएशन आ सकता है इनकेस अगर कोई मेडिसिन सामने नहीं आती है। तो अनलेस एंड अनटिल कोई मेडिसिन नहीं आती है आप इंटरनेशनल मार्केट को देखिए, क्योंकि एक न्यूज उभर कर आ रही है कि चाइना जितने भी कमोडिटी रिसोर्स है वो बल्क बाइंग कर रही है। और आप देख सकते हैं, अगर मैं यूएस कॉटन की बात करूं तो हमने पिछले 1 महीने में 9% की तेजी आते हुए देखी है। हम जानते हैं हमारे यहाँ पे क्रॉप साइज अच्छी थी, ठीक है, बीच में अभी डैमेजेस जो आंध्रा में, महाराष्ट्र में और गुजरात में थोड़ा बहुत देखा गया है वो सपोर्ट कर रहा है। बट अभी जो मार्केट कॉटन कॉम्प्लेक्स चल रहा है वो इंटरनेशनल के दौर पे चल रहा है। चाइना कॉटन भी अगर हम देखें तो 14.5% में तेजी आई, क्योंकि चाइना को ऐसे कुछ इंटरनल न्यूज बोल सकते हैं या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, मैं कोई भी इंटरनल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो डोमेन पे है कि यूएस चाइना पे सैंक्शंस लगा सकता है, क्योंकि जिस ढंग से ट्रेड वॉर का सिचुएशन हमने पिछले 1.5-2 साल में देखा है, अगर ऐसा कुछ होता है तो चाइना बिल्कुल जितने भी एग्री कमोडिटी उस पर ज्यादा फोकस, आप सोयाबीन के भाव देख लीजिए, आप कॉटन के भाव देख लीजिए, चाहे सोया मिल्क के भाव देख लीजिए, अदर कमोडिटी के भाव देख लीजिए, तो चाइना कंटिन्यू बाइंग कर रहा है। साथ में गवर्नमेंट ने जिस ढंग से अनलॉकडाउन ओपन किया है, टेक्सटाइल डिमांड या चीजें वापस स्टिमुलस हो रही है जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। तो ओवरऑल पिछले 1 महीने में कॉटन में 8.5% की तेजी आई है, कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर करीबन 4% की तेजी आ गई है, कपास में भी हमने 10% की तेजी आते हुए देखी है, यूएस कॉटन में करीबन 9.5% की तेजी आते हुए देखी है, 72 सेंट की ऊपर पहुंच चुका है। चाइना से भी अगर हम बात करें तो 14.5% की तेजी आ चुकी है और कॉटन यार्न का भी भाव सभी से बड़ा। कहने का मतलब है पिछले 1-2 महीने के अंदर सिनेरियो चेंज हुआ है। नो डाउट हमारे यहाँ पे अगर सप्लाई का थोड़ा भी अगर कंसर्न हुआ तो प्राइजेस टेक्निकली बहुत बड़ा शूटअप ले सकती है, इस पे ध्यान रखिए। मैं भी समझता हूँ नया माल आ रहा है सामने तो वो ऑफसेट करता हुआ चलेगा, बट है कुछ फैक्टर जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम स्वॉट एनालिसिस की बात करते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि रिकवरी इन डिमांड, धीरे धीरे डिमांड इंप्रूव हो रही है, लोअर ग्लोबल प्रोडक्शन हुआ है इस बार, जो यूएसडी की रिपोर्ट बता रही है, जो जहाँ पे बताया जा रहा है पहले इंडिया से उम्मीद थी कि इंडिया में इस बार प्रोडक्शन ज्यादा होगा, बट जिस ढंग से अभी जो मानसून खराब हुआ, और एक और चीज है सिंध में, पाकिस्तान में लोकस अटैक का अलर्ट आया हुआ है, आजकल 2-3 दिन के अंदर होगा, और इसकी वजह से राजस्थान, हरियाणा, गुजरात ये बेल्ट पे भी अगले 1 हफ्ते में कंसर्न्स आ सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर होगा प्राइजेस को बोर्ड के ऊपर, मतलब एक्सचेंजेस के ऊपर एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। साथ में हमने देखा प्रोस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी बढ़ रही, जिस दिन से रुपए में अब हमने देखा कि एक स्टेबिलिटी आ गई है, 74 के ऊपर आया। थोड़ी उम्मीद है कि रुपया और वीक हो सकता है जो इकोनॉमिकल कंडीशन उसको देखकर, उसकी वजह से एक्सपोर्ट डिमांड में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। सीसीआई का प्रोक्योरमेंट ऑलरेडी आप जानते हैं, जिसकी वजह से पिछले 13 हफ्तों से कंटिन्यू प्राइजेस में तेजी दिखाई जा रही है। नया अराइवल है वो स्लो पेस से आ रहा है। मॉइस्चर कंटेंट ऑलरेडी हमने अभी डिस्कशन में देखा है कि मॉइस्चर कंटेंट काफी बढ़ा हुआ है, जिस ढंग से एक्सेस मानसून या एक्सेस रेन पड़ी है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वहां पे स्टैंडिंग क्रॉप पे है, और साथ में हमने देखा यील्ड में ड्रॉप है।
ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करेगी। खास करके अगर आंध्रा की बात करें तो बताया जा रहा है करीबन 17,000 हेक्टेयर के करीब का एग्रीकल्चर ओवरऑल क्रॉप डैमेजेस है, जिसमें कॉटन काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़े बहुत वीकनेस भी देखिए, स्वॉट एनालिसिस लाने का पर्पस है कि हम एक निष्पक्ष राय रख सके, क्योंकि स्ट्रेंथ क्या है वो हमको पता है, बट वीकनेस क्या हो सकती है, थ्रेट क्या है, अपॉर्चुनिटी है, वो सभी देखना चाहिए। तो अगर हम अभी भी बात करें तो वीकनेस कहां पे आ सकती है, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड कैरी ओवर स्टॉक है जो करीबन 107.5 लाख बैरल का बेल्स का है। पंजाब में भी हमने देखा कि रिकॉर्ड 5 लाख हेक्टेयर कल्टीवेशन में हुआ था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ओवरऑल अगर हम Q1 का जो डेटा आया है वो बताया जा रहा है 30% में ड्रॉप आया है, क्योंकि इंडस्ट्रियल कंजम्पशन अभी स्लो डाउन में है। और साथ में मैंने कुछ जो बातें की उसमें ये भी समझ में आया कैश कंचस काफी ज्यादा है, और जो भी ट्रेड्स पड़ रहे हैं वो एडवांसेस पे हो रहे हैं। जो हम लोग पहले देखते थे पिछले सालों में कि क्रेडिट पे चल जाते थे, वैसा नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत वीकनेस है। इंडियन कॉटन यार्न एक्सपोर्ट जो चाइना पे हो रहा है उसमें 20% का ड्रॉप आया है। हम जानते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में भी जो तनाव बढ़ा हुआ है ये भी काफी बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करेगा। फिर भी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि तेलंगाना में हमने देखा है कि करीबन 84,000 एकड़ का खाली एरिया जो है वो तेलंगाना में ही खराब हुआ है। साथ में पीपीई किट के लिए कॉटन की डिमांड काफी दिखाई दे रही है, क्योंकि इंडिया हैज बिकम ए सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पीपीई किट। वहां पे भी कुछ एक न्यू डिमांड हम बोल सकते हैं वो सपोर्ट कर रहा है। साथ में इंटरनेशनल के काफी ब्रांड्स है जो इंडिया को अभी टारगेट कर रहे हैं चाइना से निकल के, तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। थ्रेट वाइज हमने देखा सीसीआई का जो लास्ट अपडेट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वहां पे बताया जा रहा है करीबन 45 से 48 लाख बैल के करीब का परचेजेस दिखाई जा रहा है। आईटी एमएफ का भी जो डेटा आ रहा है उसमें करीबन 8% का एवरेज ऑर्डर ड्रॉप दिखा रहा है, जो कहीं ना कहीं कंसर्न दिखा रहा है कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर जो बाइंग आ रही है उसमें थोड़ा रुकावट आ रहा है। तो इन ऑल अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव के सेंस ज्यादा दिखा रहे हैं। अब अगर हम टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली सबसे पहले है कॉटन। कॉटन का अगर वीकली चार्ट देखें तो यहाँ पे एक बेहतरीन पैटर्न बन रहा है, वेज पैटर्न, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि ऑलरेडी प्राइजेस 19,500 का लेवल तोड़ चुका है। वीकली चार्ट है, थोड़ा सा ओवरबॉट जरूर दिखा रहा है, बट ओवरऑल काउंटर काफी बुलिश है, जो ऊपर में 20,600 का इमीडिएट लेवल है। अगर ये तोड़ता है तो प्राइजेस 22 से 24,000 तक का भी लेवल दिखा सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, टेक्निकली बता रहा हूँ, फंडामेंटली चीजें थोड़े बहुत चेंजेस होते रहेंगे टाइम टू टाइम, वो हम आपको बताते रहेंगे। बट टेक्निकल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कॉटन बिल्कुल तेजी में है, थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है क्योंकि वो डेली चार्ट पे दिखाई देता है। डेली चार्ट पे हमने कॉटन को करीबन 17,000 के लेवल पे हमने बाइंग इनिशिएट करवाया था, क्योंकि ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न हम बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कप जैसी सिचुएशन बनी हुई है और अब हैंडल बनने की तैयारी है। तो कभी भी ऐसा कुछ कप एंड हैंडल बनता है तो एक बड़ा ब्रेकआउट आता है, और ये ब्रेकआउट जो हमें दिखा रहा है वो करीबन भाव बताता है कि अगर ये सक्सेसफुल पैटर्न रहता है तो 24,000 तक का भी लेवल कॉटन में आ सकता है। तो अभी प्राइसेस में थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, बिकॉज अराइवल ओपन हो रहे हैं और सामने दिवाली भी है। कैश क्रंचेस के चलते अराइवल्स बढ़ सकते हैं, बट डिपेंड करता है मॉइस्चर कंटेंट कैसे क्या रहता है। तो हो सकता है अगले हफ्ता 15 दिन मार्केट में कंसोलिडेशन है, बट ध्यान रखिए एक साइकोलॉजिकल लेवल है 20,000 का। अगर प्राइसेस 20 के ऊपर निकलता है तो हम एक अच्छा खासा उछाल देख पाएंगे, जो 22 से 24,000 तक का भी लेवल दिखा सकता है। अगर इसी चीज को अगर हम सम अप करें, मतलब एक सिंपल टर्म में बोले, तो चार्ट पे हम देख रहे हैं कि M6 पे जो कॉटन है वो वेज पैटर्न है 2018 से दिखा रहा है, जो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के लिए तैयारी पे है, क्योंकि 50 और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चल रही है। इचिमिको क्लाउड वो पॉजिटिव है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो चार्ट पे दिखा रहा है वो बिल्कुल तेजी का दिखा रहा है। वहीं अगर हम प्राइस आउटलुक की बात करें तो अगले 2 से 3 महीने की बात करें तो मैक्सिमम अपसाइड 21,000 से 21,500 तक का भी लेवल दिखा सकता है। और खास करके लोकस अटैक जो है वो एक हफ्ते के अंदर आपको पूरी क्लियर पिक्चर दे देगा, क्योंकि इसके तहत हम राजस्थान गुजरात में कुछ डैमेजेस की रिपोर्ट हो सकती है, जो बड़ा ट्रिगर हो सकता है आने वाले टाइम में। और यही चीज अगर हम अगले 3-4 महीने की अगर बात करें या मार्च तक की बात करें, तो हमें लगता है कि एवरीथिंग अगर लाइनअप होता है तो 24,000 तक का भी लेवल कॉटन में देखने मिल जाएगा। वहीं अगर डाउन साइड की बात करें
तो प्राइजेस जब तक 16,800 के ऊपर 17,700 के ऊपर होल्ड है, बिल्कुल टेक्निकल चार्ट्स पे पॉजिटिव है और फैक्टर जो दिखा रहे हैं वो भी पॉजिटिव बता रहे हैं, तो कॉटन में बिल्कुल तेजी का रुख रहेगा। अब आ जाते हैं कॉटन सीड ऑयल केक के ऊपर। कॉटन सीड ऑयल केक में हमने जिस ढंग से पहले भी बताया था कि सितंबर में महीने में गिरावट रहती है, फिर अक्टूबर में हम थोड़ी बहुत तेजी देखेंगे, तो वो हम सीजनैलिटी में देखेंगे। प्राइस पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, कल 3% का हम अच्छी रैली देखी, आज भी प्राइसेस 1870 के करीब है, बट सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे ये 200 डे मूविंग एवरेज है। 200 डे मूविंग एवरेज करीबन 1960 के करीब आ रहा है वीकली चार्ट पे। आप देख सकते हैं इससे पहले 2019 में प्राइजेस कंटिन्यू 18 पे भी आप देखिए कि प्राइजेस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जा नहीं पा रहा था, और जैसे ही 2018 के सितंबर अक्टूबर में हमने प्राइजेस को 1960 का लेवल क्रॉस करते हुए देखा, उसके बाद एक बड़ी तेजी आते हुए देखी जो 3600-3700 का भी लेवल दिखा। उतनी बड़ी तेजी मैं नहीं बोल रहा हूं, बट अगर 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल तोड़ देता है तो प्राइजेस 2050 से लेकर 2400 का भी लेवल टच कर जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है वीकली बेस पे 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ना, जो करीबन 1960 का लेवल है। मतलब यहां से करीबन 100 रुपए की अगर तेजी तोड़कर प्राइजेस होल्ड कर जाता है तो बिल्कुल 300-400 पॉइंट की आराम से तेजी आ सकती है। डेली चार्ट पे अगर इसी को हम लोग देखते हैं तो प्राइजेस इचिमिको के ऊपर आ चुका है, 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ने की बिल्कुल तैयारी है। यहां से हमने देखा था जून महीने में भी प्राइजेस 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा और फिर गिरावट ले लिया, फिर जुलाई में तोड़ा और फिर गिरावट ले लिया, अगस्त में तोड़ा फिर गिरावट ले लिया, अक्टूबर में भी टच किया और फिर गिरावट ले लिया। तो अगले एक हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कॉटन सीड ऑयल केक के लिए। और मुझे जो तेजी का कारण समझ में आता है, पहला आता है लोकस अटैक, जिसकी वजह से पूरा कॉटन कॉम्प्लेक्स का सेंटीमेंट तेज होगा। दूसरा है यूएस और चाइना में जो टेंशन बढ़ा हुआ है, जिसके चलते चाइना कंटिन्यू सारे एग्री कमोडिटीज को जबरदस्त बाइंग कर रहा है। थर्ड है ये शुक्रवार को यूएस के अंदर एक तूफान आ रहा है, जिसके चलते कॉटन के प्राइजेस में तेजी आई हुई है, सोया के प्राइजेस में तेजी आई है। एक चीज आप सिंपल समझ के चलिए, अगर यूएस में तेजी आएगी, हमको यूएस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक मार्केट है, कॉटन सीड का काम है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर सेंटीमेंट कॉटन का इंटरनेशनल में तेज हुआ तो उसके लिए आर्बिट्रेजर बैठे हुए हैं। जो लोग सट्टा नहीं करते हैं, आर्बिट्रेज करते हैं, वो क्या करते हैं, इमीडिएटली पोजीशनर वहां पे बढ़ गया तो एमसीएक्स पे बाय करना चालू कर देते हैं। तो आप ध्यान रखिए, ये 3-4 फैक्टर है जो मुझे लगता है अगले 10 दिन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी बीच में अगर कॉटन सीड में हमने तेजी देख ली और प्राइसेस 1960-70 के ऊपर क्लोज हो गया, तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होना काफी इंपॉर्टेंट है, जो 2050 का पहला लेवल और उसके बाद 2400। और एक बार ध्यान रखिए, जैसे 2050 या 2100 के ऊपर प्राइस जाएगा ना, इमीडिएटली सभी तरफ से हम बाइंग आते हुए देख पाएंगे। तो वो एक काफी बड़ा फैक्टर है। इसके लिए मैं एक ऑयल कॉम्प्लेक्स का भी चार्ट आपको बताऊंगा, तो आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। कमिंग ऑन चार्ट रीडिंग, जो कॉटन सीड ऑयल केक का बता रहा है, इसमें भी वेज पैटर्न बना हुआ है और लोअर चैनल से प्राइस उठने की कोशिश कर रही है, जो हायर लेवल पे हमें लगता है ऑलरेडी 1940-50 का लेवल अगर तोड़ दिया तो बड़ी तेजी आ जाएगी। प्राइजेस अभी इस वक्त 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, बट कभी भी बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है। ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव दिखा रहा है। जब तक प्राइजेस 1600 हैं हम लोग, जब तक 1640-50 के ऊपर प्राइजेस मेंटेन है, बिल्कुल तेजी है। अगर हम 1 से 2 महीने की बात करें तो मुझे लगता है 2040 तक का मैक्सिमम लेवल एक बार दिखा दे। इनके जो फैक्टर्स मैंने बताए वो अगर मैच्योर हो जाते हैं तो अगले 3 से 4 महीने में प्राइजेस 2350 तक का भी लेवल दिखा सकती है। मुझे पता है काफी जन ने मेरे पहले भी क्वेश्चन किए थे कि इतनी बड़ी तेजी हो सकती है क्या क्रॉप को देखकर। आप खुद देख लीजिए 3 महीने में क्रॉप का साइज क्या बात कर रहे थे हम लोग और अब क्या हो रहा है। और अब जिस दिन से लोकस अटैक है और मानसून अभी भी बारिश से पड़ रही है, इंटरनेशनल फैक्टर है, मुझे लगता है कहीं पे भी अगर थोड़े से रिवीजन डाउन साइड आ गए, प्राइजेस में बड़ी तेजी बन सकती है। तो बिल्कुल कॉटन में तेजी है, कॉटन सीड ऑयल केक में तेजी है। अब आ जाते हैं कपास की ओर। कपास में हमने अगर अगस्त से बात करें तो 980 रुपए से एक अच्छी खासी रैली हमने बनते हुए देखी, जो 1120 तक का लेवल दिखा दिया। यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉसओवर दिखा रहा है जो 1040 के करीब का है। तो आप सिंपल समझ के चलिए, जब तक प्राइसेस 1040 के ऊपर मेंटेन है, ऊपर में 1180 का पहला लेवल अगर ये तोड़ देता है
तो हम 1250 तक का भी लेवल या उसके बियॉन्ड जा सकते हैं। स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है, स्ट्रक्चर बिल्कुल पॉजिटिव है, फैक्टर्स भी हमें पॉजिटिव दिख रहा है। तो कॉटन में, कपास में और कॉटन सीड ऑयल केक में सभी में काउंटर बुलिश दिखा रहा है। एज ऑफ नाउ कोई थ्रेट नहीं दिखा है। इनकेस कोई क्रॉप का कुछ बड़ा ही चेंज आ जाए कि कम होते होते अचानक ही बढ़ जाए, वैसा सिनेरियो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा आ जाए, तो भ्रम में मत रहिए। सेकंड, कोविड करके जो हम डर के मारे 6 महीने से ट्रेड कर रहे हैं, वो मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। पहले क्रेडिट पे काम होता था, जिसके चलते डर था कि मेरा पैसा डूब जाएगा, बट पिछले कुछ टाइम में मैं काफी एग्री कमोडिटी से जुड़ा हुआ हूं। हमने देखा है कि कैश पे काम ज्यादा हो रहा है कि भाई 10 गाड़ी की जगह तो 5 गाड़ी ले ले, बट पैसा रोकड़ा दे और फिर मैं गाड़ी पहुंचाऊंगा। इसकी वजह से ट्रेड के वॉल्यूम में ड्रॉप आया है, बट स्ट्रेंथ बढ़ी है। मतलब जो सेंटिमेंट है वो बढ़ा है कि देने वाला भी बोलते हैं मुझे पैसा आएगा तो ही मैं काम करूंगा। तो अभी जो ट्रेड हो रहे हैं वो जेन्युइन ट्रेड हो रहे हैं, और आने वाले टाइम में ठीक है, इंडिया में भी कंसर्न है कोविड को लेकर, बट मार्केट इस चीज को डिस्काउंट कर गया है, और जो वर्स्ट देखना था ऑलरेडी हम 3-4 महीने पहले छोड़ चुके हैं। तो आई थिंक एवरीथिंग सीम्स टू बी पॉजिटिव। अब आ जाते हैं सीजनैलिटी पे। सीजनैलिटी आप जैसे जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी एग्री कमोडिटी के लिए। अगर हम नवंबर मंथ की सीजनैलिटी बात करें तो पिछले 3 साल में हमेशा प्राइसेस में गिरावट आया है। हमने 2017 में 1.25% की गिरावट, 2018 में 4% की गिरावट, 2019 में पिछले साल भी हमने करीबन आधे % की गिरावट देखी है। तो ओवरऑल सीजनैलिटी के हिसाब से नवंबर मंथ में गिरावट आती है, बट मेरा व्यू गिरावट में नहीं है। उसके कारण मैंने बता दिया, लोकस अटैक, क्रॉप की यील्ड में ड्रॉप आ रहा है, कंटिन्यू मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा हुआ है, चाइना कंटिन्यू बाइंग करते हुए जा रहा है, अनलॉकडाउन जिस ढंग से हुआ और सामने फेस्टिवल डिमांड की थोड़ी बहुत डिमांड अनलॉकडाउन की वजह से बढ़ना चाहिए। तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता सीजनैलिटी को, क्योंकि सीजनैलिटी में ड्रॉप दिखा रहा है, बट आप देखेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने में कंटिन्यूस बाइंग हुई है। खास करके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की बात करें तो सीजनैलिटी हमेशा दिखाता है कि अगस्त मंथ में आप देखिए पिछले 4 सालों में हमेशा गिरावट आई है, बट दिसंबर महीने के अंदर हमने 2020 के अंदर हमने इसमें 8.5% की तेजी देखी, क्योंकि ये तेजी इंटरनेशनल से निकल कर आ रही है। तो ध्यान रखिए कि सीजनैलिटी के हिसाब से अगर थोड़ा भी पुल बैक मिले तो हमको लेके काम करना है। ओवरऑल काउंटर मुझे लगता है 20,000 का वेट कर रहा है। एक बार 20,000 का आंकड़ा तोड़ा तो बड़ी तेजी के लिए कॉटन तैयार रहेगा, क्योंकि दिसंबर महीना देखिए 2.25% की तेजी पिछले 8 सालों में हुई है। तो नवंबर की गिरावट या नवंबर में अगर कंसोलिडेशन जो भी मिले उसमें आपको लेके काम करना है। अब आ जाते हैं कॉटन सीड ऑयल केक। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जून में कहा था कि सीजनैलिटी के हिसाब से मार्केट मूव करना चाहिए। जुलाई के अंदर ऑल ऑफ अ सडन हमने गिरावट देखी, बट अगस्त के अंदर रिकवरी आते हुए देखी, और सितंबर आप देखिए सीजनैलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। सीजनैलिटी में अगर आप देखो 2012 से ऐसा कोई साल नहीं रहा जिसके अंदर हमने 2000 कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर गिरावट नहीं देखी हो, और उसी के तर्ज पे हमने सितंबर महीने में गिरावट आते हुए देखी। अक्टूबर में हमने भी धारणा रखी थी कि प्राइसेस में तेजी आएगी, क्योंकि पिछले 2 सालों में तेजी थी। 8% की तेजी हमने 2018 में और 2019 में 6.5% से ऊपर की तेजी देखी। उसी के तर्ज पे अक्टूबर में हमने अभी तक 3% से ज्यादा की तेजी देख पाए हैं। नवंबर महीना हिस्टोरिकली पिछले साल 13% की गिरावट थी, बट उसका कारण था क्योंकि प्राइसेस में हमने बेतहाशा बड़ी तेजी देख चुके थे। बट उससे पहले की अगर 4 सालों की बात करो तो हमेशा तेजी का ही रुक रहा है। तो कॉटन सीड ऑयल केक में नवंबर महीना मंदी का नहीं है, और दिसंबर में बेतहाशा बड़ी तेजी है। आप 2013 से देख लो, हमेशा तेजी ही आई है। तो नवंबर में हो सकता है स्लो स्टेडी मूव करता रहे, बट आप समझ के चलो नवंबर और दिसंबर महीना सीजनैलिटी के हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से मुझे कोई बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है। ये टेक्निकल पॉइंट पे है। फंडामेंटल इनकेस कुछ और पॉइंट आता है तो मैं कोशिश करूंगा आप तक लाने की। पर्पस ये सेशन का है कि हमें एक ओवरऑल व्यू मिले। तो ओवरऑल सीजनैलिटी जो बोलते हैं कि इतिहास वापस दोहराता है, तो इतिहास दिखा रहा यही है कि नवंबर में तेजी पिछले साल का कारण था, वो आप सब जानते हैं कि बड़ी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग थी, उसकी वजह से प्राइसेस टूटे थे। बट इस बार नवंबर दिसंबर मुझे तेजी में लगता है, और चार्टिकली भी पॉजिटिव दिखा रहा है, फंडामेंटल भी पॉजिटिव दिखा रहा है,
तो बड़ी मंदी से बच के चलिए, थोड़ी भी गिरावट आए लेके काम करना चाहिए। लेवल्स मैंने आपने 1750 के नीचे भी मुझे नहीं लगता है प्राइजेस जाए, बट तैयारी रखिए कि 1650 तक का भी अगर इनके झटका मारे, क्योंकि जैसे कैलाश जी ने बताया कि मार्केट में मोमेंटम एनसीडीएक्स पे बनता रहता है, तो हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हेजिंग के लिए प्लेटफॉर्म का यूज करो। जो छोटे क्वांटिटी में लेके काम करने वाले वो निकल जाएंगे, बड़ा काम अच्छा हो सकता है और हेजिंग का हो सकता है। लास्ट मैं अभी आप पे जो चेंजेस हमने ऑयल कॉम्प्लेक्स में देखा है, कॉटन ऑयल, सीपीओ और रिफाइंड सोया ऑयल, तो आप अगर नीली लाइन देखेंगे तो ये आपका कॉटन सीड ऑयल का भाव है, ग्रे लाइन है वो सोया ऑयल का भाव है, और सबसे इंपॉर्टेंट है सीपीओ। तो सीपीओ में अगर हम देखें तो मई ऑनवर्ड्स ही तेजी आना चालू हो गई थी। उसका कारण है सप्लाई कंसर्न मलेशिया, इंडोनेशिया से, साथ में बायोडीजल डिमांड फिर से मार्केट में बढ़ी है, जिसके चलते हमने सीपीओ के प्राइसेस में बेतहाशा अच्छी तेजी देखी है। इसके चलते कॉटन ऑयल, रिफाइंड सोया ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सभी तेलों में तेजी आई है। और तेजी के चलते हमने देखा कि सप्लाई कॉटन सीड ऑयल केक की बढ़ते जा रही थी। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट है आगे का सिनेरियो, क्योंकि हमारा फेस्टिवल सीजन नवंबर में खत्म हो जाएगा, और जिस ढंग से तेल के भाव बढ़े हैं, अब जाके थोड़ा बहुत कैप लगना चालू हो जाएगा। तो अगर ऑयल कॉम्प्लेक्स में गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं जीनर्स का ध्यान या स्पेयर का ध्यान कॉटन सीड ऑयल केक पे जाना चाहिए और वहां पे डिमांड बढ़नी चाहिए। साथ में यूरोप में जो लॉकडाउन हुआ है फिर से, ये कहीं ना कहीं बायोडीजल की जो डिमांड है वो यूरोप से निकल के आ रही है, तो वहां पे ठहराव आ सकता है। तो अगला एक महीना एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स पे ध्यान रख के काम कीजिए। यहाँ पे गिरावट दे सकता है, जिसके चलते मुझे लगता है कि ऑयल की गिरावट कहीं ना कहीं खल को सपोर्ट कर सकती है। वहीं मैंने इसका कोरिलेशन निकाला है कॉटन सीड ऑयल और खल का क्या है, तो हम देखते हैं। तो सितंबर 2019 तक हमने देखा था खल तेज थी, जो हम जानते ही हैं, और ऑयल कमजोर था। बट पिछले साल अक्टूबर से ऑयल में तेजी आई है, क्योंकि पिछले साल भी बायोडीजल की डिमांड के चलते मलेशिया, इंडोनेशिया ने 20 से 25% बायोडीजल में जाएगा, जिसके चलते ऑयल में बेतहाशा अच्छी तेजी आ गई थी, और खल हम जानते हैं सप्लाई बढ़ते बढ़ते गिरावट आ गई थी। अब ये जो स्प्रेड है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये हिस्टोरिकल पे पहुंच चुका है। देखिए जैसे हमारा ये हाथ होता है, आप अगर ऐसे रखेंगे तो कभी ना कभी इस हाथ को मिलना ही मिलना है। ये हाथ कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमेशा के लिए ऐसा हो जाए। आप देख सकते हैं 2019 में या 2000 अप्रैल 19 की अगर बात करें तो खल नीचे थी, ऑयल ऊपर था, घूमकर क्या हो गया, खल ऊपर हो गई, ऑयल नीचे हो गया, फिर ये रिवर्स हो गया। तो ये जो स्प्रेड है बहुत बड़ा स्प्रेड है। तो यहाँ पे भी कुछ आर्बिट्रेज बैठते हैं, वो क्या करेंगे, वो कॉटन ऑयल को बेचेंगे और कॉटन सीड ऑयल केक को लेंगे, ताकि ये स्प्रेड है आगे जाके मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पे मुझे लगता है अगले 2-3 महीनों की अगर बात करें तो खल में तेजी आनी चाहिए, ऑयल में दबाव रह सकता है। वहीं हमने कॉटन और कॉटन सीड ऑयल केक का भी कोरिलेशन देखा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पिछली बार भी जनवरी महीने के अंदर ये करीबन 12 के करीब रेशियो पहुंच चुका था। इस रेशियो में फिर गिरावट आना चालू हुई थी। रेशियो में गिरावट का मतलब है कॉटन में गिरावट और कॉटन सीड ऑयल केक में तेजी। सिमिलरली अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यू टर्न करना चालू कर दिया है, आरएसआई 70 के ऊपर पहुंच चुकी है, यहाँ पे वर्टेक्स भी नीचे आने के लिए तैयार है। तो अगर ये रेशियो में गिरावट आती है तो कॉटन में गिरावट और कॉटन सीड ऑयल केक में तेजी आएगी। और साथ में हमने पहले भी बात की है कि कॉटन में कंसोलिडेशन जा सकता है, या कॉटन में अगर तेजी आती है तो आप समझ के चलना कि कॉटन सीड ऑयल केक में ज्यादा बड़ी तेजी आएगी। तो घूम फिर के अगर हम सीजनैलिटी की बात कर ले, हम फंडामेंटल की बात कर ले, हम टेक्निकल की बात कर ले, तो ओवरऑल फैक्टर्स मैं रेट करूंगा 80-85% चांसेस है कि प्राइजेस में तेजी का ही रुख बना है, चाहे कॉटन हो, चाहे कपास हो, या कॉटन सीड ऑयल केक हो। तो ओवरऑल मुझे लगता है कोई बड़ी मंदी नहीं है, फिर भी प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ज्यादा करके मार्केट में सुनते हैं हमारे लैंग्वेज में कि भाव भगवान होते हैं, मतलब मार्केट में मूवमेंट आया उसी को हमको एक्सेप्ट करना है। तो कॉटन सीड ऑयल केक का ओवरऑल मुझे लगता है 1700 से 1750 बहुत बढ़िया रेंज है। 1640 के नीचे जब तक नहीं जाता है काउंटर तेज है। ऊपर के पड़ाव 1950, 2040, 2180 और 2400,
इस ढंग से धीरे धीरे करके मार्केट चलेगा, बट ओवरऑल सेक्टर हम तेजी में पकड़ते हैं। ओवरऑल ब्रीफ करते हैं तो कॉटन में हमने देखा कि प्राइजेस में बहुत अच्छी रिकवरी आ गई है, अपवर्ड मूव कर रहा है। कॉटन सीड ऑयल केक में भी लोअर लेवल से हमने रिकवरी आते हुए देखी, कपास में भी देखा। टेक्निकल स्ट्रक्चर बता रहा है कि जब तक कॉटन के भाव 17,000 के ऊपर है, हम ऊपर में करीबन 20,000 से 20,000 का लेवल तोड़ने पे 22,000 तक का लेवल दिखा दे। कॉटन सीड ऑयल केक का ओवरऑल रेंज जब हम पकड़ते हैं वो 1640 से लेकर 2000 का है, बट मुझे लगता है इस बार 2040 का लेवल तोड़कर करीबन 2150 से 2400 का भी लेवल दिखा देगा। तो इन ऑल सेक्टर वाइज पूरा कॉम्प्लेक्स मुझे अच्छा लगता है। कॉटन सीड ऑयल केक में ऑलरेडी कल हमने 3% की तेजी देखी है। 1890 का लेवल तोड़ने पे हम एक अच्छा खासा मोमेंटम देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा ऐप केडिया कैपिटल जो एक प्लेटफॉर्म है, सभी सेगमेंट पे आप ट्रेड कर सकते हैं। और केडिया एडवाइजरी जहां पे आपको जो भी रिपोर्ट्स है, ऑलरेडी अकोशिया की रिपोर्ट हम देते हैं अकोशिया के नाम से, जिसके अंदर कॉटन के सारे अपडेट टाइम टू टाइम लेने की कोशिश हम करते हैं। साथ में हमने टेलीग्राम चैनल सुधीर जी ने भी बना रखा है, हमारा भी चैनल बना हुआ है। इनकेस अगर आप उस पर जुड़ते हैं तो आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट है हम पूरी कोशिश करते हैं आप तक लेके आए। इसी के साथ Q&A के लिए ऑप्शन खुला है। खाली ये 5 मिनट का और सेशन रहेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि काफी बड़ा सेशन हो गया आज, लेकिन पर्पस जो था वो सॉल्व होना काफी इंपॉर्टेंट था, और वही हमने देखा कि आज सीसीआई द्वारा, अकोशिया द्वारा हमने पर्पस सॉल्व करने की कोशिश की, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश की। धन्यवाद। ओवर टू पीके जी। सुधीर अंकल कंटिन्यू। थैंक यू सुधीर जी। थैंक यू केडिया जी, जो आपका सपोर्ट रहा, आपने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में जो सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब कार्यक्रम आपकी वजह से ही हुआ है, साल भर से आप जुड़े हुए हमसे, आपका काफी मार्गदर्शन रहा हमको। आपकी वजह से ही सारा कार्यक्रम आयोजित करने में वो बहुत बहुत आसानी होती है। आप सबका मार्गदर्शन रहता है तो हम लोग भी कोशिश करते रहते हैं। आपका सपोर्ट बहुत अच्छा, और आप जिस एक्टिव रहते हैं बहुत आपके जो मॉर्निंग कॉल्स आते हैं रोज डेली बेसिस पे, वो भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। वो आप कंटिन्यू रखिएगा, उससे हमारा ऑयल मिल वाले बहुत बेसब्री से इंतजार भी करते हैं और उससे काफी जानकारी लेके अपने व्यापार की रूपरेखा भी तय करते हैं। तो आपकी जो मॉर्निंग कॉल है वो कृपया कंटिन्यू रखिए, और इसी तरह का सहयोग आपसे हमें हमेशा मिलता रहे। साथ ही आज जुड़े हुए सभी ऑयल मिलर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली सीजन के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। धन्यवाद सुधीर अंकल। थैंक यू। आप सभी ऑल इंडिया ऑयल मिल एसोसिएशन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है, जो कि आप आए, आपका बहुत बहुत आभार। हम चाहेंगे कि आपका सहयोग इसी तरह मिलता रहे। ऑयल मिल के सभी सदस्य को, केडिया जी का थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू। अभी मीटिंग हमारी पूरी हो चुकी है, डिक्लेयर करता हूं मैं, और सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। इनके अगर तो आप बाद में भी कनेक्ट कर सकते हैं और सुधीर जी को या पीके जी को दे सकते हैं, जो आने वाले टाइम पे हम फिर से संजय जी आप कुछ बोलना चाहें तो? संजय भैया, हमारा प्रेसिडेंट संजय जी अग्रवाल। संजय जी अग्रवाल, इनसे हाँ नहीं केडिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो मैनेज करते हो तो ऑल इंडिया लेवल पे हमारा जो स्तर बढ़ता है, हमारा एसोसिएशन का बोलो, आपका बोलो, हमारा बोलो, और सभी सदस्यों का एक पहचान भी बढ़ती है और उससे चर्चा भी होती रहेंगी आगे भी। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की जो मीटिंग का जो आपने आयोजन करा, बहुत और बहुत बढ़िया करा। इससे बहुत अच्छी गाइडलाइन होंगी, और सीसीआई का जो 63% पार्ट जो ऑयल मिल वाला लेता है, उसकी समस्या जो आपने जो प्लेटफॉर्म बना के दिया उसमें बहुत अच्छे से चर्चा हुई है। और भी जैसे समस्या आती जाएंगी, ऑल इंडिया ऑयल एसोसिएशन और आप और हम सॉल्व करते रहेंगे। फिर से आपको और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें क्या है, सभी लोगों को से निवेदन, जो भी चाहे, ये फ्री टाइम है 5-10 मिनट का, जिसमें जो भी अपनी बात रखना चाहे रख सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी के लिए फ्री है। जो अपनी बात रखना चाहे रख सकता है। सर सबको अनम्यूट करवा दीजिए, जो भी अपने सुझाव देना चाहे दे सकता है। करिश्मा सबको अनम्यूट कर दीजिए। और लिटरली करिश्मा ने काफी अच्छा इंडिपेंडेंटली पूरे सेशन को मॉनिटर किया है और मैनेज किया है, उसके लिए थैंक यू करिश्मा फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच सर। मैंने अनम्यूट कर दिया है सबको, तो आपसे निवेदन है कि आपको अगर कोई बात रखनी है तो आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके
सेशन में आप हिस्सा ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। गिरे जी, मेरे को ऐसा लगता है ये जो कपास या खली में अपन ने जो चर्चा करी, तेजी मंदी तो खैर बाजार के हिसाब से चलती रहेंगी, और जो इसके यूजेस है, उसके जो यूज है, बाकी लोग जो है ना, जैसे कैटल फीड है, मेज है, इस पे वो ट्रांसफर हो गए। और अपन गुजरात में अगर जाके देखे और हमारे नंदुरबार के आजू बाजू भी देखे, तो ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बहुत आ गई है। जैसे रोज की 20 टन 25 टन का जो माल है वही बन जाता है कैटल फीड का। तो उससे कपास या खल का जो लोड है वो कम रहेगा कुल में, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि मैं खुद अभी कॉटन सीड भी देता हूँ छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को, जिसको महीने का 1 टन 2 टन लगता है। हमारे खल के साथ में कॉटन सीड भी जाती है। तो गुजरात में तो मैं देखता हूँ कि हर गांव में कैटल फीड की इंडस्ट्रीज हो गई है या होने में। तो मेरे हिसाब से जो खल का जो लोड है, ये बाकी कैटल फीड पे जाने की वजह से खल में जो खपत है, भाव का सवाल नहीं है। ऑलरेडी लोग है ना बार बार, जैसे वो गए साल 4000 पर तक पहुंच गई थी खल प्रैक्टिकल में, तब से लोगों ने मुंह मोड़ लिया है। कपास से खली से मोह थोड़ा उनका कम हुआ है। तो एक वो पॉइंट भी निगाह में रखे, तो मैं समझता हूँ प्रैक्टिकल में वो सही रहेगा। और बाकी सटोडन का क्या है, वो तो कहीं भी ले जाएंगे बाजार, 3000 कर दे, उनका क्या। और एक्चुअल अभी जैसे खली और उसके साथ में कैसा ऑयल मिल भी, अगर अपन उसके 2 फैक्टर है सर। पहला चीज तो क्या हुआ, जो पेंडेमिक की वजह से एक तो खल का भाव ज्यादा है कंपेयर टू हम लोग वीट की बात करें या अदर कैटल फीड की बात करें। तो एज ऑफ नाउ जैसे अभी गवार है, फॉर एग्जांपल गवार 3200 का भाव था, आज 4400 के ऊपर आ गया है। तो धीरे धीरे अदर जो अवेलेबल फैक्टर्स है, वो जो गैप था वो अभी फुलफिल होने आ गया। दूसरा, पेंडेमिक की वजह से जो लास्ट 6 महीने की अगर बात करें, तो परचेजिंग पावर जो थी डेयरी इंडस्ट्री की या फार्मर्स की, उसमें फर्क पड़ा है। आदमी के पास पैसा है बट वो इमीडिएटली खर्चा नहीं कर रहा था। बट जैसे जैसे अभी चीजें इंप्रूव हो रही है, मुझे लगता है नवंबर के बाद आप देखेंगे ओवरऑल एक सर्कुलर बाइंग आना चालू हो जाएगा। और एक और चीज मैं बताता हूँ, मेरे पास पिछले 20 साल का डेटा है जो बताता है, मैं पर्टिकुलर खल की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल एग्री की बात कर रहा हूँ। कभी भी ऐसा पेंडेमिक या महामारी आती है तो सभी एग्री में जबरदस्त तेजी आती है। तो आप देख लीजिए, सोयाबीन के भाव, क्रॉप अच्छी है उसके बावजूद ऊपर है। गवार के भाव में 1200 रुपए की तेजी आ चुकी है। चने में कम से कम 1200-1400 रुपए की तेजी आ चुकी है। मस्टर्ड ने तो नया रिकॉर्ड मार दिया है। तो एक चीज समय एक सेंटिमेंटल होता है, कभी भी ऐसा कुछ पेंडेमिक आता है, फूड इन्फ्लेशन करीबन 20% हो जाता है। तो कभी भी ध्यान रखिए, मैं पर्टिकुलर खल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सेंटिमेंट आ जाता है कि आज ये आइटम नहीं बढ़ा, तो ये एक इन्वेस्टर के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि अगले 6-8 महीना सभी एग्री में जबरदस्त तेजी और होनी चाहिए। अच्छा जी। और सर कॉटन वॉश पूछना हो तो जी, कॉटन का कॉटन वॉश में, कॉटन ऑयल में क्या लगता है? कॉटन ऑयल जो बढ़ा है ना, वो बेसिकली सीपीओ के प्राइसेस से बढ़ा है। जिस ढंग से मैंने बायोडीजल का बताया, तो आप देखिए सीपीओ बढ़ा, आरबीओ राइस ब्रांड ऑयल बढ़ गया, रिफाइंड सोया ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। आज मस्टर्ड में तेजी क्यों आई? क्योंकि तेल की डिमांड बढ़ी हुई है। तो मुझे लगता है ये ऑलरेडी काफी बड़ा रैली कर चुका है। गवर्नमेंट से अगले हफ्ता 15 दिन के अंदर कुछ ना कुछ अपडेट इसके ऊपर आएगा। जैसे प्याज के भाव बढ़े तो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, तो ऑलरेडी सोपा ने, एसईए ने अपने पॉइंट्स रखे हैं, इतना तेल जो बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये ओवर स्ट्रेच हो चुका है। तो नवंबर मिड के बाद ऑयल से डिमांड धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगी। और जो कॉटन ऑयल की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम अपसाइड आना था, और हो सकता है 2-5% बढ़ जाए, बट ये नवंबर 15 तारीख तक पीक कर जाएगा। उसके बाद पूरे ऑयल में एक बार गिरावट रहनी चाहिए, क्योंकि अब जिस ढंग से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है ये 15 नवंबर के बाद फिर से प्राइसेस में एक ठहराव और गिरावट आना चालू हो जाना। और भी अगर किसी को पूछना हो तो हमारे पास से 2 मिनट बचे हुए हैं। मुझे लगता है सारे पार्टिसिपेंट्स के डाउट बहुत अच्छी तरह क्लियर हुए हैं।
अब सुधीर जी, हेलो सुधीर जी, हेलो। मैं निवेदन करूंगा कि कृपया कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करें। हाँ, आज के इस कार्यक्रम में अजय जी केडिया, कैलाश जी अग्रवाल धूलिया जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, संजय जी अग्रवाल प्रेसिडेंट हमारा ऑल इंडिया कॉटन सीड इंडस्ट्री एसोसिएशन, स्पेशल पीकेश अग्रवाल जिन्होंने की बहुत मेहनत करी इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए, और जितने भी पार्टिसिपेंट सीसीआई के अधिकारी सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने प्रोग्राम को सफल बनाया। थैंक यू। सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सुधीर जी। आदित्य थैंक बाजोरिया यू जी सो शायद मच कुछ पूछ सभी। रहे हैं। Thank you very much. Thank you Happy so much Diwali, for this everyone. fruitful session. Thank you very much for this fruitful session. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Okay, good day.